अध्याय 11। सुबह के 8 या 9 बजे हैं। सूरज की रोशनी पूरे सम्मेलन कक्ष को रोशन कर रही है। जियान दाओ हमेशा की तरह अभी भी कोने में बैठा हुआ था। बेक कैन गोन ने सीधा काला सूट पहना था और शांतिपूर्वक पोडियम तक चले गए। अधिकांश पुलिसकर्मी बाहर थे। पुलिस बल में केवल कुछ प्रमुख सदस्य ही बचे थे। बेक कैन गोन की रिपोर्ट सुनने के बाद वे अधिक सटीक खोज शुरू करेंगे। बो जिन्यान ने चारों ओर देखा और धीरे से अपना मुंह खोला। हत्यारा एक विशिष्ट, संगठित अपराधी है। इस प्रकार के अपराध का विपरीत असंगठित अपराधी है। बाद वाला प्रकार अक्सर मानसिक बीमारी, अराजक व्यवहार से ग्रस्त होता है और उसमें योजना की कमी होती है। दूसरी ओर, हमारा हत्यारा स्पष्ट दिमाग वाला, सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध और स्पष्ट लक्ष्य वाला होता है। हालांकि संगठित अपराधी और उच्च आईक्यू अपराधी एक ही अवधारणा नहीं है। हमारा हत्यारा बस एक साधारण व्यक्ति है। वह किशोरों को हत्या मशीन के लिए बलिदान में बदल देता है और उसे यह भ्रम होता है कि वह दूसरों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता है। वर्तमान में मुझे अभी भी नहीं पता है कि उसके भ्रम कैसे बने, लेकिन वह इस शहर में रहता है और उसके भ्रम स्पष्ट रूप से वास्तविकता से बहुत दूर हैं। जब आप उसके घर जाते हैं तो आपको शायद बड़ी मात्रा में हिंसक किताबें और डीवीडी मिलेंगी। विकृत मानसिकता रातों रात नहीं बनती है। एक दिन दो हत्यारे को हमेशा भ्रम रहता था, लेकिन वह उन्हें साकार नहीं कर पाता था, जिसके कारण वह लंबे समय तक पीड़ित रहता था। इसलिए पीड़ितों को लुभाने की प्रक्रिया में वह अपनी उत्कृष्ट बोलने की प्रतिभा दिखा सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में वह मौन है और उसका कोई दोस्त नहीं है, प्रेमी तो दूर की बात है। चूंकि वह जनता से दूर था और उसका काम ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए उसकी मानसिकता और भी अधिक निराशाजनक हो गई। मेरा मानना है कि लोगों को मारने से पहले उसने जानवरों पर प्रयोग किया था। इसका लक्ष्य आवारा कुत्ते या बिल्लियां या पड़ोसियों के पालतू जानवर होते हैं। हो सकता है कि आपको उसके घर के पास सुराग और निशान मिल जाएं। अपराधी ने पिछले वर्ष जनवरी में अपराध करना शुरू किया था, संभवतः किसी प्रकार के प्रलोभन से प्रेरित होकर। उदाहरण के लिए, काम या जीवन में गंभीर कठिनाइयां आती हैं। पिछले वर्ष के दौरान अपराध के स्थिर और निरंतर स्तर के आधार पर मैं यह मानने के लिए अधिक इच्छुक हूं कि हत्यारे के जीवन में कुछ समस्याएं थीं, जैसे कि उसके परिवार के साथ खराब संबंध या किसी की मृत्यु हो गई थी, जिसने उसे हत्या करने के लिए प्रेरित किया। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने पाया कि अपराधी अपेक्षाकृत बुद्धिमान और तेज तर्रार था। Judging from his violent fantasies, he most likely has a certain ability and sense of reconnaissance. The meeting ended quickly. All the policemen left, and the conference room was empty for a moment. Jian Yao packed up and asked Bo Jinyan, "What do we do now?" Bo Jinyan put on his coat, his expression refreshing. "Let's rest." As soon as the two of them walked out of the police station, they saw Jian Xuan standing a few meters away. She smiled sweetly. "Sister." "Great Minister." Jian Yao smiled and asked, "What are you doing here?" Jian Xuan replied, "You haven't been home for a few days, so Mom sent me to check on the situation." While the two sisters were talking, Bo Jinyan stood silently to the side. Through the corner of her eye, Jian Yao saw that his face was expressionless. Today, he was dressed neatly and had a fair and handsome face. Although he wasn't wearing a mask, he still attracted the attention of passers-by when standing on the street. Jian Xuan also secretly glanced at him a few times, and at the same time said to Jian Dao, "क्या तुमने अभी तक नाश्ता कर लिया है?" इस समय बेक कैन गोन बोला, "चलो चलें।"
जियान दाओ और जियान हुएन ने अपना सिर घुमाया और उसे लंबे कदमों से चलते हुए देखा। उसका लंबा शरीर एक सीधे पेड़ की तरह था। आओ हमारे साथ नाश्ता करो, मछली के पकौड़े हैं। बंदरगाह पर नाश्ते की दुकानों की कतार भीड़ से भरी हुई थी और उनमें से धुआं निकल रहा था। कोने में मेज पर 3 लोग बैठे थे। बेक कैन गोन को देखकर वेट्रेस, जो आम तौर पर तीखी आवाज में बात करती थी, बहुत विनम्र हो गई। देवियों और सज्जनों, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? नाश्ता परोसा गया। बेक कैन गोन ने अपनी चॉपस्टिक उठाई और तुरंत खाना शुरू कर दिया। उनकी गतिविधियां सुंदर और केंद्रित थी। जियान दाओ और जियान जुआन उत्साहपूर्वक बातचीत करते रहे, जबकि उसे बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब तक जियान दाओ को होश आया, उसके सामने पकौड़ों का कटोरा खाली हो चुका था। उसकी आंखों में एक छुपी हुई मुस्कान थी। जियान दाओ ने झिझकते हुए कहा, क्या आप अभी भी और खाना चाहते हैं? धन्यवाद। बेक कैन गोन ने जल्दी से दूसरा कटोरा खत्म कर दिया। उसने इत्मीनान से अपना मुंह पोंछने के लिए एक टिश्यू लिया। जियान दाओ द्वारा दी गई मिनरल वाटर की बोतल पी ली, फिर सीधा बैठकर इंतजार करता रहा। जियान हुएन ने चुपके से एक संदेश भेजा और उसे जियान दाओ को पढ़ने के लिए दिया। बहन, क्या यह पोशाक सुंदर है? जियान दाओ ने नजर घुमाई और स्क्रीन पर एक पंक्ति दिखाई दी। यह पता चला है कि महान ईश्वर एक पेटू है। जियान दाओ की अभिव्यक्ति शांत रही जब उसने अपनी बहन को फोन लौटाया। तुम्हारी आंखें हमेशा से अच्छी रही हैं। जियान जुआन मुस्कुराई और फोन पकड़ लिया। उसने अपना सिर उठाया और बेक कैन गोन से पूछा, महान भगवान, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? ठीक है। लगभग 1 साल पहले मैं आपके घर के पास से गुजरा था। मुझे लगता है कि मैंने आपके घर में एक दुबले पतले आदमी को देखा था, जिसकी शक्ल सूरत काफी डरावनी थी। वह व्यक्ति कौन था? जियान दाओ ने भी अपना सिर घुमाकर बेक कैन नगोन की ओर देखा। उसका चेहरा भावहीन रहा। यह मैं हूँ। दोनों बहनें दंग रह गईं। नाश्ते के बाद बेक कैन गोन अकेले ही विला में वापस चले गए। दोनों बहनें जियान दाओ घर लौट आईं। जियान दाओ अपने थके हुए शरीर को खींचकर नहाने चली गई। नहाकर जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि जियान हुएन बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था और छत की ओर निहार रहा था। जियान दाओ अपनी बहन के बगल में लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक आरामदायक आह भरी। जियान हुएन ने पलटकर कहा, बहन। हाँ, मुझे बताओ। जियान हुएन ने सावधानी से कहा, क्या बेक कैन गोन अफीम पीता है? जियान दाओ ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और अपनी बहन की ओर देखा। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? शायद वह पहले बीमार रहा होगा। जियान जुआन ने कहा, उसकी बीमारी कितनी गंभीर है? मैंने उसका पिछला रूप नहीं देखा है, इसलिए मुझे नहीं पता। भले ही मैंने उसे सिर्फ एक नज़र से देखा था, फिर भी मुझे लगा कि वह कंकाल की तरह दुबला पतला था। उसने जरूर ड्रग्स लिया होगा। बेशक, मैं अभी भी महान भगवान की बहुत पूजा करता हूँ, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत दूर, बहुत अलग है। सारा दिन हथियारों के संपर्क में रहता है, हमेशा अकेला और ठंडा रहता है। उसका रूप एक प्लेबॉय जैसा है, लेकिन कौन जानता है कि वह अंदर से सड़ा हुआ और सड़ा हुआ है। जियान दाओ ने भौहें सिकोड़ी। जियान जुआन ने आगे कहा, बहन, आपके लिए उससे दूरी बनाए रखना सबसे अच्छा है। आपको सावधान रहना चाहिए। जियान दाओ थोड़ी हैरान रह गई जब उसने अपनी बहन की चिंतित और सतर्क निगाहों से देखा। उसके दिमाग में बेक कैन गोन का सुंदर और अभिमानी चेहरा, साथ ही उसकी दृढ़ निश्चयी हंसी से भरी आंखें घूम गईं। जियान हुएन सही है, वह वास्तव में अकेला और अलग है। आज सुबह दोनों बहनें
पुलिस स्टेशन के गेट पर खड़ी थी। वहां से गुजरने वाले पुलिस वालों की नजरें बेक कैन गोन पर पड़ी। उनकी आंखें सम्मान और जिज्ञासा से भर गईं, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं गया। बेक कैन गोन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत उदासीन थी। दाई थान जब छोटे शहर में आया तो शायद सभी को लगा कि वह और वे एक ही दुनिया से नहीं हैं। हालांकि यह स्पष्ट था कि जियान हुएन सहित उसके आसपास के सभी लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे। यदि वे उसके जैसे होते तो उसका थका मांदा चेहरा देखकर, उसे पायजामा पहने और नंगे पांव चलते हुए देखकर, उसके बगल में एक बड़े कछुए को देखकर शायद उन्हें ऐसा महसूस न होता कि वह इतना रहस्यमय या दूर है जितना कि अब है। जियान दाओ ने जियान जुआन की अटकलों का खंडन नहीं किया। उसने खिड़की से बाहर नीले आसमान को देखा और कहा, मुझे लगता है कि दूसरों के साथ रिश्तों में हमें चीजों को जटिल नहीं बनाना चाहिए बल्कि अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। हमारे जीवन में हम अनगिनत लोगों से मिलते हैं, लेकिन उसके जैसा कोई 10,000 में एक होता है। हालांकि वह थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हर जगह चमकता है, अपनी शक्ल में नहीं बल्कि अपने विचारों में। अब मुझे उसके साथ किसी की जान बचाने का मौका मिला है। ऐसा शायद मेरे जीवन में दूसरी बार नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भले ही यह कुछ दिनों के लिए ही था, लेकिन यह मेरे लिए बहुत सार्थक था। इतना ही काफी है। जियान हुएन ने अपनी बहन के शांत और सौम्य चेहरे को देखा। उसने सोचा, फिर सिर हिला दिया। जियान दाओ ने एक रात घर पर आराम किया और अगली सुबह वह पुनः विला में चली गई। पुलिस को अभी भी कोई खबर नहीं मिली थी, इसलिए उसके पास करने को कुछ नहीं था। विला अभी भी हमेशा की तरह शांत था। मुझे आश्चर्य है कि क्या बेक कैन गोन अभी तक जाग गया था। जियान दाओ ने कंप्यूटर चालू किया और शेष अनुवाद कार्य पूरा किया। जियान दाओ अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। तभी अचानक एक बड़ा हाथ आया और उसके लैपटॉप की स्क्रीन को ढक दिया। बो जिन यान को अपने सामने खड़ा देखकर जियान दाओ की भौहें तन गईं। उसने शर्ट और पतलून पहनी थी। लंबी आंखें उठाकर कहा, अब मुझे कुछ और करना होगा। जियान दाओ चौंका। आप यह कह रहे हैं, बेक कैन गोन, अब और मछली नहीं? जियान दाओ, क्या ऐसा है? उसने जांच करने के लिए रेफ्रिजरेटर खोला तो पता चला कि अंदर कोई स्टॉक नहीं था। जब जियान दाओ ने रेफ्रिजरेटर के सभी डिब्बे खोल दिए, तब बेक कैन गोन रसोई के काउंटर पर दूध पीता हुआ निष्क्रिय खड़ा रहा। जियान दाओ ने एक क्षण सोचा और कहा, क्या होगा यदि मैं तुम्हें आज मछली पकड़ना सिखाऊं? मैं आपको चारा डालने से लेकर हुक लगाने और रॉड खींचने तक की तकनीक सिखाऊंगा। तो बाद में आप इसे स्वयं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बेक कैन गोन ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, मुझे मछली पकड़ना पसंद नहीं है, इसलिए मेरे पास इस पर समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। जियान दाओ, क्या ऐसा रहेगा कि शहर भी लौटने से पहले मैं नदी किनारे जाकर एक मछुआरे को ढूंढूं और उससे आपके लिए ताज़ी मछलियां लाने को कहूं? जियान दाओ ने सोचा कि बो जिन यान सहमत होंगे। अचानक उसने शांति से कहा, कोई जरूरत नहीं, तुम मछली पकड़ने जाओ। सर्दियों की धूप बहुत गर्म थी। जियान दाओ अकेले नदी के किनारे बैठे थे और बो जिन यान को अपने अल्पकालिक भंडार को फिर से भरने में मदद कर रहे थे। उसने अनुमान लगाया कि बेक कैन गोन ने मछुआरों को अपने घर में मछलियां लाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, शायद इसलिए कि उसे विला में अजनबियों का पैर रखना पसंद नहीं था। हालांकि वह उसके बारे में चिंतित नहीं थी, क्योंकि अभी भी फोतु नगो था। जियान दाओ को मछली पकड़ना बहुत पसंद है, इसलिए वह बहुत उत्साही है। दोपहर तक मछली पकड़ते हुए मछलियों से भरी 2 बाल्टियों को देखकर
जियान दाओ ने अपने मछली पकड़ने के उपकरण पैक किए और बेक कैन गोन को बुलाया, कृपया आएं और मछली खुद ले जाएं। बाक कैन गोन जल्दी से नदी के किनारे गया। मछलियों के ढेर को देखते हुए उसके मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ गया, उसकी आंखें थोड़ी मित्रवत हो गईं। शाम की रोशनी पूरे स्थान को ढक चुकी थी। दोनों लोग जंगल में छोटे रास्ते से वापस विला की ओर चल पड़े। बेक कैन गोन ने दोनों हाथों में मछलियों की 2 बाल्टियां उठा रखी थी। उसके कदम अभी भी स्थिर और मजबूत थे। पीछे से देखने पर उसके चौड़े कंधे, पतली कमर और लंबी टांगे नजर आती थी। बेशक उसका शरीर थोड़ा पतला है। जियान दाओ ने अपना मुंह खोला और पूछा, आप पहले इतनी पतली क्यों थी? मुझे जिज्ञासा हुई, इसलिए मैंने आपसे पूछा। यदि आप उत्तर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। मैं बीमार हूँ। उनकी आवाज अभी भी धीमी और चुंबकीय थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जरा सी भी गड़बड़ी नहीं है। अच्छा, अब तो तुम ठीक हो? बेक कैन गोन ने तुरंत उत्तर दिया, आपने एक अनावश्यक प्रश्न पूछा है। अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो अब मैं सिर्फ एक लाश ही देख पाऊंगा। जियान दाओ चौंक गया। पता चला कि वह बहुत बीमार था। उसने अनजाने में राहत की सांस ली। सौभाग्य से वह ठीक हो गया था। थोड़ी देर चलने के बाद जियान दाओ ने फिर पूछा, आपके कछुए का नाम ट्रान मैक क्यों है? इस बार बेक कैन गोन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ कदम चलने के बाद वह बोला, मुझे नहीं पता, मैंने इसका नाम नहीं बताया। जियान दाओ दंग रह गया। हाँ, उसने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसे ठंडे स्वर में कहते सुना, मेरी माँ ने इसका आदेश दिया था। जियान दाओ को समस्या समझ में आ गई। हालांकि यह कोई हल्का विषय नहीं है। एक बार उसने सुना कि बेक कैन गोन की माँ की मृत्यु तब हो गई थी जब वह छोटा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप जैसे सन की व्यक्ति कछुआ पालते हैं। जियान दाओ ने भी छोटी उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उसने विषय को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि पूछा, अनुमान लगाओ कि अपराधी को खोजने में उन्हें कितना समय लगा? बेक कैन गोन की आवाज हंसी से भरी थी, लेकिन यह एक अहंकारी हंसी थी। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वे कल तक भी अपराधी को नहीं पकड़ पाते हैं, तो मैं केवल यही निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि उनकी गति दयनीय है। अध्याय 12। दक्षिण में सर्दी ठंडी तो है, लेकिन जल्दी से गुजरने वाले राहगीर की तरह छोटी है। चंद्र नववर्ष आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। बर्फ पिघलने के बाद पूरा छोटा शहर स्वच्छ और गर्म हो गया। धूप भरी सड़कों पर हर जगह लोगों की चहल पहल थी। जियान दाओ धीरे धीरे फुटपाथ पर चला गया। उसका मूड बाकी लोगों की तरह हल्का नहीं था। बेक कैन गोन ने कहा कि अपराधी को आज रात तक पकड़ लिया जाएगा। अपनी आंखें खोलने के बाद से जियान दाओ तनाव और चिंता की स्थिति में है। हत्यारे के बारे में शहर में अफवाहें फैल रही हैं। जियान दाओ ने कई बार लोगों को इकट्ठा होकर चर्चा करते देखा। हर कोई बहुत असहज लग रहा था। मैंने सुना है कि वह आदमी युवा लड़कों को मारने में माहिर है। वह इंसान नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी। भविष्य में बच्चे अकेले बाहर नहीं जा सकेंगे। आज जियान दाओ दोपहर के भोजन के लिए अपने सौतेले पिता के घर गई। जैसे ही वह अपार्टमेंट परिसर के गेट पर पहुंची, उसका मोबाइल फोन बज उठा। यह ली हुआन निहियन का फोन था। जियान दाओ चौंक गया। जियान दाओ, हमें बच्चा मिल गया। फोन के दूसरी तरफ हवा चलने की आवाज आ रही थी और ली हुआनरान का स्वर बेहद भारी था। बच्चा अभी मरा नहीं है, वह अस्पताल के रास्ते में है। लेकिन हत्यारा भाग गया। हम उसकी तलाश कर रहे हैं।
जियान दाओ ने तुरंत एक टैक्सी बुलाई और उसी समय बो जिन यान को फोन किया। शायद वह कल रात देर से सोया था, उसकी आवाज में भारीपन था। लेकिन उसकी घोषणा सुनने के बाद वह तुरंत प्रसन्नतापूर्वक बोला, ओह, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। उनसे कहो कि वे मेरे अपराध स्थल को न छुएं। जियान दाओ जल्दी से किसानों के बाजार में चला गया। ली हुआन निहियन द्वारा दिए गए पते के अनुसार अपराधी कृषि बाजार के पीछे एक छोटी सी सुदूर गली में रहता है। किसानों का बाजार हमेशा दोपहर को बंद हो जाता है, लेकिन अब लगभग तेट आ गया है। लोग अभी भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। जियान दाओ मछली बेचने वाले क्षेत्र में गया। चूंकि ताज़ी मछलियां बहुत पहले ही बिक चुकी थी, इसलिए यह क्षेत्र काफी सुनसान था। वह पानी से भरे कांच के कैबिनेट के साथ गलियारे में खड़ी होकर बेक कैन गोन का इंतजार कर रही थी। जब वह आएगा तो वह एक साथ अपराध स्थल पर जाएंगे। सूरज सिर पर चमक रहा था, हवा समुद्री भोजन की गंध से भरी हुई थी। जियान दाओ ने कुछ देर तक इंतजार किया। अचानक सामने एक अराजक भीड़ देखी। जब उसने जियान दाओ को फोन किया तो ली हुआनरान पुलिस की गाड़ी चला रहा था और तेजी से किसानों के बाजार की ओर जा रहा था। सुराग खोजने वाले लोग स्थानीय पुलिस थे। वहां रहने वाले लोगों के विवरण के अनुसार कृषि बाजार के बगल में स्थित एक छोटे से हार्डवेयर स्टोर का मालिक टोन डोंग बेक कैन गोन द्वारा चित्रित अपराधी के चित्र से मेल खाता है। हमेशा की तरह स्थानीय पुलिस स्थिति का जायजा लेने आई, लेकिन उन्होंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्हें घर के अंदर से अजीब आवाजें आती सुनाई दी। बचाव में देरी नहीं की जा सकती थी। स्थानीय पुलिस तुरंत घर में घुस गई। उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में एक किशोर बंधा हुआ पड़ा था। लड़का अपने शरीर को जमीन पर पटकने की कोशिश कर रहा था। समाचार प्राप्त होने पर ली हुआन नियन ने तुरंत आपराधिक पुलिस टीम के कप्तान से निर्देश मांगे। उन्होंने स्थानीय पुलिस को कहा कि यदि हत्यारा अचानक घर लौट आए तो वे वहां पहरा दें। ली हुआन नियन ने निकटवर्ती क्षेत्र की पुलिस को भी तुरंत घटनास्थल पर जाने के लिए सूचित किया। हालांकि उन्हें यह अंदेशा था कि लोगों को बचाने के उनके कार्य से सांप चौंक जाएगा और घास डर जाएगी। ली हुआनरान जियान दाओ से कुछ समय पहले किसान बाजार में पहुंच गया। वह जल्दी से बाजार से होते हुए सन योंग के घर जाने के लिए पिछले दरवाजे से चला गया। यह स्थान बहुत भीड़-भाड़ वाला, तंग और शोर शराबा वाला है। भीड़ का पीछा करते हुए ली हुआन नियन अचानक रुक गया। अपनी आंख के कोने से उसने अपने दाहिनी और भीड़ में घुलमिल रहे एक औसत कद और दुबले पतले युवक को देखा। आदमी ने अपना सिर झुकाया और तेजी से वापस चला गया। उसने एक हाथ जेब में डाला, जेब फूली हुई थी, उसका दूसरा हाथ खाली था। इसके अलावा वह कभी-कभी अपना सिर भी ऊपर उठा लेता था। उसका चेहरा अत्यंत सतर्क और तनावपूर्ण होता था। ली हुआन नियन ने कई वर्षों तक आपराधिक पुलिस अधिकारी के रूप में काम किया है, इसलिए उन्होंने अपनी संवेदनशीलता को प्रशिक्षित किया है। वह चुपचाप घूमा और 10 कदम से अधिक की दूरी से उस व्यक्ति का पीछा करने लगा। उन्होंने बाजार के निकास द्वारों पर पहरा दे रहे अपने सहकर्मियों को भी फोन करके इसकी सूचना दी। अप्रत्याशित रूप से कुछ दूर चलने के बाद युवक अचानक पीछे मुड़ा। ली हुआन नियन शांतिपूर्वक एक सब्जी की दुकान के सामने रुकी और बाजार जाने का नाटक करने लगी। जब उसने ऊपर देखा तो युवक गायब हो चुका था। वह विषय से भटक गया। ली हुआनरान का दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा था। वह तुरंत चिल्लाया, टन डंग, रुकना। तभी भीड़ में एक व्यक्ति अचानक रुक गया। फिर वह भाग गया। ली हुआन नियन ने तुरंत उनका पीछा किया और जोर से चिल्लाया, पुलिस यहाँ है।
रास्ते से अलग हटें। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत भीड़भाड़ वाला है। ली हुआन नियन और संदिग्ध व्यक्ति भागते समय अचानक टकरा गए। टोन डंग ने अपनी जेब से खंजर निकाला और पैदल चलने वालों को डराकर एक तरफ हट जाने को कहा ताकि उसके लिए रास्ता बन जाए। ली हुआन नियन ने यह देखा और दहाड़ते हुए कहा, मरना चाहते हो? उसने और तेज भागने की कोशिश की। पीछा जल्दी ही जलीय क्षेत्र तक पहुंच गया। यह स्थान सुनसान है और मुख्य द्वार के बहुत नजदीक है। टोन डुंग कृषि बाजार के इलाके से परिचित था। वह बिना किसी बाधा का सामना किए उसमें से निकल गया। उनके और ली हुआन नियन के बीच का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। इस समय लाई हुआन नियन ने अचानक सामने समुद्री भोजन काउंटर के पीछे एक आकृति खड़ी देखी। आसपास के सभी लोग बहुत पहले ही भाग चुके थे। किसी ने भी टोन डंग को रोकने के लिए आगे बढ़ने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वह व्यक्ति फिर भी खड़ा रहा। जियान दाओ ने दूर से एक आदमी को चाकू पकड़े हुए भीड़ के बीच से भागते हुए देखा। उसके 1 दर्जन मीटर पीछे कोई उसका पीछा कर रहा था। वह व्यक्ति ली हुआन नियन था। सभी समुद्री खाद्य विक्रेता पीछे हट गए और सतर्कतापूर्वक देखने लगे। किसी ने जियान दाओ को आवाज दी, लड़की, जल्दी से पीछे हट जाओ, पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। जियान दाओ ने ध्यान से सुन योंग के चेहरे को देखा। उसे सचमुच ऐसा लग रहा था कि वह वही व्यक्ति है जिसका वर्णन बेक कैन गोन ने किया था। जियान दाओ के दिमाग में उस शाम उसके और बेक कैन गोन के बीच प्रयोग की छवि कौंध गई। हालांकि वह नकली थी, लेकिन ब्लेड से 3 टुकड़ों में कट जाना ही उसे भयभीत करने के लिए काफी था। फिर भी इस आदमी की तलवार के नीचे एक अपरिपक्व किशोर छिपा है। दाओ दाओ, अपनी माँ की बात मत सुनो। यद्यपि पुलिस अधिकारी का काम कठिन और थकाने वाला है, लेकिन बुरे लोगों को पकड़ना मुझे सबसे अधिक पसंद है। जियान दाओ केवल कुछ सेकंड के लिए ही विचलित हुआ था। उसने अपना सिर उठाया और किसानों के बाजार के गेट की ओर देखा। बाहर सड़क पर चहल पहल थी। आज उसने एक पतली जैकेट और टोपी पहनी थी और उसे ऊपर जिप किया हुआ था, जिससे उसका आधा चेहरा ढक रहा था और केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। फिर जियान दाओ ने कांच के पानी के कैबिनेट के नीचे से एक बड़ी लकड़ी की छड़ी उठाई। यह वह छड़ी है जिसका उपयोग विक्रेता अक्सर मछली को पीटने के लिए करते हैं। वह अपनी छड़ी को कसकर पकड़े हुए पानी की कैबिनेट के पास खड़ी थी और उन दोनों व्यक्तियों को करीब आते हुए देख रही थी। लड़की, आप क्या करने जा रहे हैं? मछली की दुकान का मालिक चिंतित स्वर में बोला। वह एक अपराधी को पकड़ने जा रही है। यह बहादुरी है। जियान दाओ को उनकी परवाह नहीं थी। उसने अपना ध्यान टोन डंग को समुद्री खाद्य क्षेत्र में लंबे संकीर्ण गलियारे की ओर दौड़ते हुए देखने पर केंद्रित कर दिया। जियान दाओ की छाती में दिल की धड़कन उसके कदमों के साथ तेज होती दिख रही थी। जब टोन डंग अभी भी कुछ कदम दूर था, उसने लकड़ी की छड़ी उठाई और पानी से भरे कांच के कैबिनेट पर मारा। एक जोरदार आवाज हुई और कांच का कैबिनेट, जो एक व्यक्ति की आधी ऊंचाई का था, टूट गया। पानी झरने की तरफ फूट पड़ा। कांच के टुकड़े, ऑक्सीजन पंप और यहाँ तक कि जीवित मछलियां भी टोन डंग पर गिरीं जैसे ही वह दौड़ा। टोन डुंग ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपने हाथों को ऊपर उठाकर अपना सिर पकड़ लिया। लेकिन उस पर पानी का आधा तालाब उछल गया और जमीन भी गीली थी और वह बहुत तेज दौड़ रहा था, इसलिए वह फिसल गया और जमीन पर गिर पड़ा। पीछे खड़े ली हुआन नियन चौंक गए। उन्होंने जियान दाओ की ओर देखा और भी तेजी से भाग गए। इस तरफ टोन डंग केवल कुछ सेकंड के लिए जमीन पर लेटा रहा। उसने अपने हाथों से खुद को सहारा दिया, खड़े होने की कोशिश की और अपना भयंकर चेहरा जियान दाओ की ओर घुमाया।
जियान दाओ तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। टोन डंग ने बस उसकी ओर देखा, फिर मुड़कर लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और भागना जारी रखा। हालांकि जमीन टूटे हुए कांच से भरी हुई थी और उसके हाथ और पैर घायल हो गए थे, इसलिए वह एक पल के लिए भी खड़ा नहीं हो सका। जियान दाओ चुपचाप खड़ी रही और सुन योंग को देखती रही। वह जानती थी कि वह बच नहीं सकता। अचानक पीछे से किसी ने जियान दाओ के हाथ से लकड़ी की छड़ी छीन ली। जियान दाओ ने अपना सिर घुमाया और एक परिचित लंबी आकृति को देखा जो कहीं से प्रकट हो गई थी। वह लंबे लंबे डगों के साथ टोन डंग की ओर बढ़ा। उसके हाथ में उसकी लकड़ी की छड़ी थी। इसके बाद जो हुआ वह जियान दाओ की उम्मीदों से बिल्कुल परे था। साफ सुथरा सूट पहने हुए बेक कैन गोन ने शांति से अपनी छड़ी उठाई, टोन डंग की गर्दन पर निशाना साधा और वार किया। एक धमाके की आवाज हुई और टोन डंग एक बार फिर जमीन पर गिर गया। लेकिन इस बार उसकी आंखें बंद थीं, वह अचेत था। जियान दाओ तब दंग रह गई जब उसने बेक कैन गोन को छड़ी को जमीन पर फेंकते देखा। फिर उसने अपने हाथों को झाड़ा, अपनी जेब से एक टिश्यू निकाला और अपने हाथ पोंछे। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। इस समय ले हुआन नियन भी उस स्थान पर दौड़कर आया। वह टोन डंग के पास बैठ गया और उसे ध्यान से देखने लगा। ली हुआन नियन ने अपना सिर उठाया और बेक कैन गोन से पूछा, तुमने उसे क्यों बेहोश कर दिया? अगर मैं उसे बेहोश नहीं कर पाया तो मैं आप जैसे अपराधी पुलिस वाले की तरह कैसे उड़कर उसे नीचे गिरा सकता हूँ? बाक कैन गोन ने उत्तर दिया। ली हुआन नियन ने अपना सिर उठाया और जियान दाओ से कहा, आपने बहुत अच्छा किया। बेक कैन गोन ने भी अपना सिर घुमाया, अपनी भौहें उठाईं और उससे पूछा, तुमने सीधे विषय को क्यों नहीं खटखटाया? वह इतनी तेज दौड़ता है कि उसे पकड़ने के लिए मुझे बस अपनी छड़ी को हल्के से घुमाना होता है। जियान दाओ ने अपनी टोपी उतार दी और अपना कॉलर नीचे खींच लिया। उसने लाई हुआन नियन को सिर हिलाकर हाँ कहा, फिर बिना कुछ कहे केवल बेक कैन गोन की ओर देखा। बचपन से लेकर वयस्क होने तक उसने कभी किसी को मारा नहीं था, यहाँ तक कि किसी को गाली भी नहीं दी थी। फिर वह किसी अपराधी को पीटने के लिए डंडा चलाने की बात कैसे सोच सकती थी? पुलिस तुरंत वहां पहुंची और टोन डंग को वहां से ले गई। उनके घर के पास वाली गली पुलिस की गाड़ियों से घिरी हुई थी। बेक कैन नगोन और जियान दाओ नाकाबंदी को पार करके टोन डुंग के घर के दरवाजे तक पहुंचे। जियान दाओ अचानक रुक गया। रुको, उसने ली हुआन नियन की कार पहचान ली। जियान दाओ पास आई, एक हाथ से ट्रंक खोला, प्राथमिक चिकित्सा किट निकाली और फिर अपना दाहिना हाथ खोला। उसके दाहिने हाथ में कांच के 2 टुकड़े लगे थे। यद्यपि घाव गहरा नहीं है, फिर भी बहुत दर्दनाक है। वह कार के पास खड़ी हो गई, कांच के टुकड़ों को उठाने के लिए चिमटी का इस्तेमाल किया, फिर अल्कोहल लगाया और मेडिकल टेप का एक टुकड़ा निकाला। जब जियान दाओ ये सब कर रही थी, बेक कैन गोन ने अपने हाथ जेबों में डाले और उसके सामने खड़ा हो गया। तेज धूप में जियान दाओ की भुजाएं पतली और सफेद थी। हाथ के पीछे 2 छोटे घाव दिखाई दिए, जो आयोडीन अल्कोहल से सने हुए थे और बहुत स्पष्ट दिख रहे थे। जियान दाओ ने बो जिन यान के सामने अपना हाथ बढ़ाया, फिर उसे मेडिकल पैच दिया। मेरी मदद करो। बेक कैन गोन ने उसकी ओर देखा, फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। यद्यपि वह अक्सर कठोरता से बोलता था और उसमें धैर्य नहीं था, लेकिन जब उसने भौहें सिकोड़ी और जियान दाओ के हाथ पर पट्टी बांधी, तो उसकी हरकतें बेहद कोमल थीं। उसने अपनी बड़ी हथेली में उसकी कलाई पकड़ ली। जियान दाओ की 5 उंगलियां उसकी कलाई को छू रही थी। उसकी ठंडी त्वचा को अस्पष्ट रूप से महसूस कर रही थी। मुझे खरोचो मत, बेक कैन गोन अचानक गहरी आवाज में बोला।
जियान दाओ ने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। मैंने तुम्हें खरोंच तो नहीं दिया? बेक कैन गोन ने अपनी भौहें उठाईं और जियान दाओ की ओर देखा। उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ा और जाने के लिए मुड़ा। जल्दी करो और जाकर दृश्य देखो। अगर तुम इस तरह देरी करोगे तो दृश्य अब और ताज़ा नहीं रहेगा। जियान दाओ ने उसके हाथ के पीछे लगी पट्टी को देखा और तुरंत उसके पीछे चला गया। टोन डुंग का घर पहली मंजिल पर है, जो एक स्वतंत्र अपार्टमेंट है। घर में फर्नीचर पुराना है और रोशनी कम है। जब वे अंदर पहुंचे तो फोरेंसिक स्टाफ ने घटनास्थल पर अपना काम पूरा कर लिया था। घटनास्थल पर पहुंचे युवा पुलिस अधिकारी ने सबसे पहले बो जिन्यान को सूचना दी। जैसा कि आपने कहा, हमें हत्या मशीन मिल गई है। बेक कैन गोन के अनुमान से मेल खाते हुए यह मशीन उसकी मशीन से अधिक आदिम थी। ब्लेड नीली रोशनी से चमक रहे थे, बहुत तेज दिख रहे थे। जियान दाओ ने बो जिनयान द्वारा लाया गया कैमरा पकड़ लिया। जैसे ही वह फोटो लेने वाली थी, उसने देखा कि उसने अपना कोट उतार दिया और चाकू के नीचे पड़े अपने शरीर के ऊपर लेट गया। आप क्या कर रहे हो? बेक कैन गोन ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक संगीतमय स्वर की तरह गहरी, मधुर आवाज में बोला, मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। जियान दाओ ने कैमरा नीचे गिरा दिया, सचमुच अवाक रह गए। अंततः उसने अपना कैमरा उठाया और उसकी कुछ विशेष तस्वीरें खींची। बेक कैन नगोन अचानक उठ खड़ा हुआ। जियान दाओ को देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखें आकाश के तारों की तरह चमक रही थी। जियान दाओ दंग रह गई। उसकी कलाई एक बार फिर से उसने कसकर पकड़ ली थी। उसके हाथ ठंडे, चिकने और बहुत मुलायम थे। जियान दाओ का दिल धड़क रहा था। उसे तुरंत ही बेक कैन गोन ने अपने सामने खींच लिया। आप क्या कर रहे हो? जियान दाओ ने उसे घूर कर देखा। बाक कैन गोन ने शांति से उत्तर दिया, मैं बहुत लंबा हूँ। आपकी ऊंचाई एक बच्चे के समान है। कृपया वहां लेट जाएं, ताकि मैं थोड़ी देर के लिए देख सकूं। जियान दाओ झटके से उसके हाथ से छूट गया, कुछ कदम पीछे हट गया और दृढ़तापूर्वक उनके बीच की दूरी बढ़ा दी। इस समय एक युवा पुलिस अधिकारी हाथ में कैमरा लिए हुए आया। भौहें सिकोड़ते हुए बो जिन्यान से बोला, प्रोफेसर बो, मुझे अपराधी के बिस्तर के नीचे खून से कुछ लिखा हुआ मिला है। बेक कैन गोन ने देखने के लिए कैमरा पकड़ा। वह कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। जियान दाओ ने भी अपना सिर बाहर निकाला तो स्क्रीन पर अनियमित संख्याओं की एक श्रृंखला देखी। क्या कोई और जगह है? बेक कैन गोन ने पूछा। पुलिसकर्मी ने जवाब दिया, हमें अभी पूरे घर की तलाशी लेनी है। बेक कैन गोन ने उसे कैमरा लौटाते हुए कहा, जांच करने के बाद मुझे परिणाम बताना। जियान दाओ ने मन ही मन सोचा, सुन योंग को हत्या संबंधी भ्रम था। ये संख्याएं उसके भ्रम से संबंधित कोड हो सकती हैं। बेक कैन गोन ने एक बार कहा था कि किसी अपराधी को पकड़ने के बाद वह उसकी आंतरिक दुनिया जानने के लिए उससे बात करते थे। हालांकि जियान दाओ को उम्मीद नहीं थी कि 2 दिन बाद उसे जेल से खबर मिलेगी कि जेल में सुन योंग बीमार पड़ गया है। उसे तेज बुखार था और आपातकालीन देखभाल मिलने के बावजूद वह बच नहीं सका। पता चला कि वह लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार थे। सन योंग के अपराध, व्यामोह, हत्या मशीनें और रहस्यमय संख्याएं भी उसकी मृत्यु के बाद सो गईं। बाक कैन गोन जियान दाओ को उस युवक से मिलने ले गया जो मौत से बच गया था। लड़के की गवाही ने टोन डुंग की धारणा को और भी जटिल बना दिया। लड़के ने कहा कि उसने सुन योंग से उसे न मारने की विनती की, लेकिन सुन योंग ने फिर भी ऐसा नहीं किया। एक बार तो टोन डंग ने लड़के को हत्या मशीन से भी बांध दिया था। लड़के ने विनती की, भाई, कृपया मुझे मत मारो। अब से जब तक तुम बूढ़े नहीं हो जाओगे, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा।
यह सुनकर टोन डंग ने तुरंत लड़के को माफ कर दिया। अंततः छोटे शहर में शांति बहाल हो गई। हालांकि इस वर्ष का चंद्र नववर्ष अभूतपूर्व रूप से उदास वातावरण में घिरा हुआ है। सहायक के रूप में जियान दाओ की नौकरी भी आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई। पीएस दिनेमैक ने कहा कि पहला मामला सबसे सरल और सबसे तेजी से सुलझने वाला है, जो चीन के एक वास्तविक मामले पर आधारित है। अपराधी सीरियल किलर होआंग डुंग है। होआंग डुंग 29 वर्ष, बिन्हडू जिले से। उन्होंने नूडल बनाने वाली मशीन को हत्या मशीन में बदल दिया और इसका नाम बुद्धिमान लकड़ी का घोड़ा रखा। सितंबर 2001 से नवंबर 2003 तक होआंग डुंग किशोरों को अपने घर आने के लिए लुभाने और धोखा देने के लिए बार, गेम की दुकानों और मूवी थिएटरों में गया। उसने पीड़ित को शराब पिलाई और फिर उसे मारने के लिए अपनी हत्या मशीन का इस्तेमाल किया। जब तक उसे गिरफ्तार किया गया, तब तक होआंग डुंग ने 17 लोगों की हत्या कर दी थी और एक व्यक्ति को घायल कर दिया था। अंततः उसे मौत की सजा सुनाई गई। अध्याय 13। सर्दी का दिन, हल्की धूप, पहाड़ का जंगल बेहद शांत। बड़ा विला चूहे की तरह शांत था। सुबह ठीक 10 बजे बेक कैन गोन ने अपनी आंखें खोलीं और हमेशा की तरह बिस्तर से बाहर निकल आए। उन्होंने मुलायम, लंबी आस्तीन वाली सफेद नाइटगाउन पहन रखी थी, जो उनके लंबे, पतले शरीर को और अधिक निखार रही थी। वह घर में जूते पहनना पसंद नहीं करते, बल्कि नंगे पैर रहना पसंद करते हैं। उसके पैर अपेक्षाकृत बड़े और सफेद हैं, तथा उनका अनुपात भी बहुत अच्छा है। जागने के बाद के पहले 10 मिनट हमेशा बेक कैन गोन के लिए नींद में चलने का समय होता है। वह बिस्तर के सामने खड़ा था और उसके मुंह में टूथब्रश था। अचानक टोन डंग द्वारा छोड़े गए खून से लिखे अंक उसके दिमाग में आ गए। उसने अनजाने में उन अंकों को फिर से व्यवस्थित कर दिया। बेक कैन गोन ने कुछ देर सोचा, फिर भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। जब उसने अपना सिर नीचे किया तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपने दांत 3 बार ब्रश कर लिए थे और उसके दांत और मसूड़े थोड़े सुन्न हो गए थे। कॉफी, ब्रेड के कुछ स्लाइस, फलों का जैम, एक नीरस नाश्ता, लेकिन यह वह नाश्ता था जिसे बेक कैन नगोन ने धैर्यपूर्वक तैयार किया था। खाने की मेज पर बैठकर नरम रोटी को चबाते हुए उसे अचानक सुगंधित मछली के पकौड़ों की वह कटोरी याद आ गई जो उसने जियान दाओ के साथ खाई थी। शायद तुम्हें यह नया व्यंजन बनाना सीखना चाहिए। लोग हमेशा भोजन के लिए समय बर्बाद करते हैं। भरपेट खाने के बाद बेक कैन गोन ने अपना सूट पहना और इत्मीनान से कार्यालय में चला गया। अमेरिका से फैक्स करके भेजी गई पूरी केस फाइल पढ़ने के बाद उनका मूड खुशनुमा हो गया। इसलिए जब उन्हें फोतु नगो का फोन आया तो उनकी आवाज विशेष रूप से मधुर थी। हाय तू नगो। फोतुनगो दूसरों के मूड से, विशेषकर अपने करीबी दोस्तों के मूड से आसानी से प्रभावित हो जाता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि हत्या मशीन का मामला सुलझ गया है। बिल्कुल, बेक कैन गोन ने हवा के झोंके और बादलों के समान हल्के से उत्तर दिया। यह मामला आपराधिक मनोविज्ञान की पाठ्यपुस्तक जितना ही सरल है। एकमात्र बात यह है कि अपराध अपेक्षाकृत दिलचस्प है। फोतु नगो एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। आपने मामले को बहुत जल्दी सुलझा लिया। उन्होंने याद किया कि विदेश में शिक्षाविदों और पुलिस दोनों ने स्वीकार किया था कि वो जिन्यान। आप हमेशा बकवास करते हैं। मैं एक आपराधिक मनोविज्ञान विशेषज्ञ हूँ, जो मामलों को सबसे तेजी से और सबसे सटीक ढंग से सुलझाता है। बेक कैन गोन ने शांतिपूर्वक निष्कर्ष निकाला। फोतुनगो, ठीक है, मेरा मानना है कि आप कोई भी काम सबसे तेजी से कर सकते हैं। एक और बात,
क्या जियान दाओ को वेतन देने का समय आ गया है? अमेरिका में आपके जूनियर असिस्टेंट के वेतन मानक के आधार पर? हाँ, आप तय करें। फू जिवू ने फिर कहा, हमें तुरंत आपके लिए एक नया सहायक ढूंढना होगा। मैं विश्वविद्यालय जाकर किसी को खोजने की योजना बना रहा हूँ। अगर वह आपराधिक मनोविज्ञान में एक उत्कृष्ट स्नातक छात्र हो, तो यह और भी बेहतर होगा। फोन के दूसरी तरफ बाई जिन्यान ने मेज पर अपराध की तस्वीरों के ढेर से अपनी आंखें हटा ली। इंतजार, उन्होंने फोतु नगो को बीच में टोकते हुए कहा, आप जियान दाओ को क्यों बदलना चाहते हैं? फू जिवू दंग रह गया, मैं उसे बदलना चाहता हूँ। बॉस बाई, क्या आपकी समझ में कोई समस्या है या मेरी समझ में कोई समस्या है? जियान याओ आपराधिक मनोविज्ञान में स्नातक नहीं है। उस समय आपने उसे अपने सहायक के रूप में चुना था, लेकिन कुछ जरूरी काम हो गया। इसके अलावा वह विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाली है और उसे पहले ही सिटी बी में नौकरी मिल गई है। क्या आप अभी भी उसे अपना सहायक बनाने की योजना बना रहे हैं? बो जिन्यान एक पल के लिए चुप हो गया, फिर तिरस्कार के साथ बोला, यह स्पष्ट है कि आपकी तर्क करने की क्षमता समस्याग्रस्त है। उसे अब सीरियल मर्डर के सुलझाने का अनुभव है। क्या आप देश में इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले किसी स्नातक छात्र को ढूंढ सकते हैं? इसके अलावा वह मछली पकड़ना भी जानती है। मुझे उसका उपयोग करना बहुत सुविधाजनक लगता है और मैं किसी और को नहीं बदलना चाहता। सिटी बी में उसकी नौकरी के लिए आपको उसे अनुबंध रद्द करने के लिए कहना चाहिए। उस तरह की उबाऊ साधारण नौकरी की तुलना मेरे सहायक पद से कैसे की जा सकती है? स्वाभाविक रूप से उसके पास सही निर्णय और विकल्प होगा। दोपहर में सूरज की रोशनी फीकी थी। छोटे से रेस्तरां के अंदर बहुत गर्मी थी। जियान दाओ और ली हुआन रान खिड़की के पास एक मेज पर बैठे थे और हलचल भरी सड़क को देख रहे थे। आज चंद्र नववर्ष का 28वां दिन है। ली हुआनरान ने आखिरकार अपना व्यस्त काम निपटा लिया और जियान दाओ को रात के खाने पर आमंत्रित करने के लिए खाली समय मिला। जियान दाओ ने अपने हाथ में कॉफी का कप हिलाया और पूछा, क्या टोन डुंग का मामला पूरी तरह खत्म हो गया है? ली हुआन नियन ने अपना सिर झुकाया और सिगरेट जलाई। हाँ, वह आदमी बहुत शांति से मर गया। लगभग 10 लोगों की जान कोई छोटी संख्या नहीं है। उसे 100 बार मारना पर्याप्त नहीं है। दोनों एक क्षण के लिए चुप हो गए। फिर जियान दाओ ने फिर पूछा, प्रांतीय संख्या विशेषज्ञ ने अभी भी खून से लिखे उन अंकों को हल नहीं किया है? ली हुआनरान ने जवाब दिया, कोई नई खोज नहीं हुई है, लेकिन उच्च अधिकारियों ने आगे की जांच न करने का फैसला किया है। हमें लगता है कि सन योंग को मनोवैज्ञानिक और मानसिक समस्याएं हैं। ये संख्याएं संभवतः व्यामोह की स्थिति में पड़ने के बाद उसने लिखी होंगी। जियान दाओ ने सिर हिलाया। वह सोचती हैं कि यह स्पष्टीकरण अपेक्षाकृत उचित है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ली हुआन नियन ने पूछा, तुम वापस स्कूल कब जाओगे? जनवरी की पूर्णिमा के बाद, जियान दाओ ने जवाब दिया, मैं इंटर्नशिप के लिए जाऊंगा। ली हुआनरान ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो शराब की एक बोतल मंगवाते हैं। मैंने एक बार बो जिन्यान के सहायक के रूप में एक गंभीर मामले की जांच की थी, जिसे जीवन में एक अविस्मरणीय अनुभव माना जा सकता है। स्वर्ग में अंकल जियान निश्चित रूप से मुझ पर बहुत गर्व करेंगे। जियान दाओ कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर सिर हिलाया और मुस्कुराया, हाँ। रात का खाना खत्म करने के बाद जियान दाओ विला में चला गया। व्यस्तता के कारण अनुवाद कार्य पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाया है। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, उसने देखा कि पूरा कमरा सूरज की रोशनी से भरा हुआ था, जो उसे क्लासिक और खूबसूरत दोनों एहसास दे रहा था। यह पहली बार था जब उसने यह दृश्य देखा। जियान दाओ दूसरी मंजिल पर गया और कार्यालय में प्रवेश किया। बेक कैन गोन सोफे पर बैठे हुए
एक बहुत मोटे दस्तावेज को ध्यान से देख रहे थे। शोर सुनकर बेक कैन गोन ने अपनी भौहें उठाईं, उसकी ओर देखा, फिर दस्तावेज पढ़ना जारी रखा। जियान दाओ थोड़ा स्तब्ध था। वह इस आदमी के ठंडे और अहंकारी रवैये की आदी हो चुकी थी। अब उनका शांत रूप वास्तव में बहुत उत्कृष्ट और आकर्षक है। छोटे बाल, जेड़ की तरह काले, भौहों की 2 पंक्तियां किसी पेंटिंग की तरह नाजुक, नाक के ऊंचे पुल के नीचे पतले होंठ थोड़े सिकुड़े हुए, फिर भी काफी अभिमानी दिख रहे थे। यह आदमी जब बोलता है तब की अपेक्षा जब वह अपना मुंह बंद रखता है तब अधिक सुंदर दिखता है। जियान दाओ ने अपना सिर घुमाया और दीवार पर लटके व्हाइट बोर्ड को देखा। ऊपर संख्याओं की एक श्रृंखला है, 145, 297, 289, 121, 17, 324, 1, 250, 0, 484, 365, 729, 16, 421, 27, 841, 29, 136, 729, 16। ये उन संख्याओं की श्रृंखला है जो टोन डंग के घर में पाई गईं, सभी छिपी हुई जगहों पर, जैसे बिस्तर के नीचे, फर्श पर, खिड़की की सलाखों पर, छत पर। जांच के परिणामों से पता चला कि वे सभी टोन डंग के खून और उंगलियों के निशान थे। जियान दाओ ने कुछ देर तक विचार किया, फिर वो जिन यान के विपरीत दिशा में जाकर बैठ गया। आज का अनुवाद कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है। क्या आपको लगता है कि मुझे कुछ और करने की आवश्यकता है? बेक कैन गोन ने उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। नहीं। क्या तुम्हें और मछली चाहिए? मैं आजकल खाली हूँ। मैं तुम्हें मछली पकड़ने में मदद कर सकता हूँ। कोई जल्दी नहीं। जियान दाओ को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अनुमान लगाया कि उसके रेफ्रिजरेटर में अभी भी कुछ स्टॉक होगा। यह देखकर कि बेक कैन नगोन दस्तावेजों और तस्वीरों से घिरा हुआ था, जियान दाओ ने सोचा कि वह व्यस्त है, इसलिए वह खड़ी हो गई। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले घर जाऊंगी। अगर भविष्य में आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। बेक कैन गोन ने दस्तावेज नीचे रख दिए और सीधे जियान दाओ की ओर देखा। उसकी काली आंखों में ठंडी गंभीरता चमक रही थी। जियान दाओ को थोड़ा घबराहट महसूस हुई। इस समय बेक कैन गोन ने गहरी आवाज में कहा, उनका स्वर हमेशा की तरह शांत था, आप यहाँ काम करना जारी रख सकते हैं। जियान दाओ ने अपना सिर उठाया और स्थिर खड़ी हो गई। बेक कैन गोन ने मेज के नीचे से एक दस्तावेज निकाला और उसे जियान दाओ के सामने लाया। यह सहायक नौकरी का अनुबंध है जो फोतो नगो ने मेरे लिए बनाया है। फिर वह अपना सिर झुकाकर दस्तावेजों को देखने लगा। जियान दाओ बहुत हैरान थी। उसने अनुबंध को देखा। रोजगार की अवधि 3 साल थी। नौकरी का विवरण पहले जैसा ही था, सिवाय एक अतिरिक्त खंड के, श्री बो जिन यान के भोजन का ख्याल रखना। शायद उसका मतलब मछली पकड़ने वाले हिस्से से था। इसके अलावा वेतन भी आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक है। अनुबंध पर लिखी स्पष्ट पंक्तियों को देखकर जियान दाओ अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकी। वह मुस्कुराए बिना न रह सकी। उसकी आंखों के कोने ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, उसकी स्पष्ट आंखें चमक रही थी। बेक कैन गोन ने जियान दाओ की ओर देखा और फिर धीरे से अपने सामने रखा कॉफी का कप उठाया और एक घूंट लिया। जब आप हस्ताक्षर कर लें तो इसे फोतुन गो को फैक्स कर दें। वह अगले चरणों को संभाल लेंगे। जियान दाओ ने अनुबंध नीचे रख दिया और बो जिन यान की ओर देखा। उसके स्वर में कृतज्ञता और भावना प्रकट हुई। धन्यवाद, बो जिन्यान। आपका सुझाव मेरे लिए एक महान प्रतिज्ञान है। मैंने वास्तव में इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। हालांकि मैंने सिटी बी में एक एजेंसी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
और उनसे वादा किया है कि मैं नए साल के बाद वहां इंटर्नशिप करूंगा। इसलिए मैं सहायक की नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता। बेक कैन गोन ने कॉफी का कप मेज पर रख दिया। जियान दाओ उस पर मुस्कुराया। बेक कैन गोन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। फोतुन गो ने कहा, महिलाओं को अक्सर महत्वहीन कारकों द्वारा परेशान किया जाता है। ऐसा लगता है कि वह सही है। आप अनुबंध रद्द कर सकते हैं। मैं उस पक्ष को हर चीज के लिए मुआवजा दूंगा। जियान दाओ दंग रह गया। यद्यपि बेक कैन गोन के साथ काम करने का समय बहुत कीमती था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपराध जांच में अपना करियर बनाने के बारे में नहीं सोचा था। क्योंकि इस नौकरी में हमेशा क्रूर और अनिश्चित घटनाओं से निपटना पड़ता है, फिर भी वह अधिक सकारात्मक, स्थिर और शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ना चाहती है। मैं अनुबंध रद्द करने का इरादा नहीं रखता। वह एजेंसी मुझे बहुत महत्व देती है। मैं जीवन में अपनी पहली नौकरी में अपना वादा नहीं तोड़ सकता। इसके अलावा यह वह करियर भी है जिसे मैं करना चाहता हूँ। जियान दाओ ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे खेद है कि मैं आपका सहायक नहीं रह सकता, लेकिन मैं वास्तव में आपके प्रस्ताव की सराहना करता हूँ। छोटी कहानी न एक उस शाम, फोतु नगो ने बाक कैन नगोन को फोन किया। आज दोपहर मुझे जियान दाओ का कार्य अनुबंध नहीं मिला है। क्या आप उसे देना भूल गए? बेक कैन गोन, सचमुच? मैं ऐसी तुच्छ बातें कैसे याद रख सकता हूँ? फोतुनगो, लेकिन क्या वह स्कूल वापस जाने वाली नहीं है? बेक कैन गोन, संभवतः। फू जिवुबो जिन्यान के रवैये पर नाराज था जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। बो जिन्यान, आज दोपहर आपने कहा, हालांकि जियान याओ की पसंद स्पष्ट है, लेकिन आप जो कुछ भी करते हैं उसमें स्पष्ट होना पसंद करते हैं, जिसके कारण मुझे तुरंत एक अनुबंध का मसौदा तैयार करना पड़ा। फू जिवु अचानक चुप हो गया। उन्हें अचानक समस्या समझ में आ गई। उनका लहजा दूसरों के दर्द पर हंसने जैसा था। नहीं, मिस जियान दाओ ने आपकी नौकरी की पेशकश को साफ मना कर दिया, है ना? दूसरी ओर से क्लिक की आवाज आई और बेक कैन गोन ने फोन काट दिया। अध्याय 14। दक्षिण के छोटे शहर जैसे डोंग सिटी नए साल के दौरान बहुत व्यस्त और हलचल भरे होते हैं। प्रत्येक परिवार टेट के सामान तैयार करने और नए साल की पूर्व संध्या के लिए शानदार भोजन तैयार करने में व्यस्त है। दूर काम करने वाले अधिकांश लोग वापस लौटने के रास्ते भी ढूंढ लेते हैं। हर साल यही व्यस्तताएं दोहराई जाती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तभी मानव हृदय में पुरानी यादें ताजा होती हैं। लेकिन परिवार के प्रति लगाव हमेशा लोगों को सुकून और संतुष्टि का एहसास कराता है। जियान दाओ की माँ एक विशिष्ट पारिवारिक महिला है। उसकी व्यवस्था के तहत जियान दाओ और उसकी बहन ने कई दिनों तक कड़ी मेहनत की और पूरे परिवार ने अंततः नए साल का स्वागत किया। टेट के 30वें दिन सुबह से ही पूरा शहर पटाखों की आवाज से भर गया। जियान दाओ के पूरे परिवार ने दोपहर में नववर्ष की पूर्व संध्या पर भोजन किया और फिर एक साथ उसकी दादी के घर गए। माँ जियान दाओ के कई भाई बहन हैं। वयस्क लोग बातचीत करने और शराब पीने के लिए एकत्र हुए। बच्चे चिल्लाते और खेलते हुए इधर उधर दौड़ते रहे। जियान दाओ और जियान जुआन ने बच्चों के साथ कुछ समय तक ही खेला। रात्रि भोजन के बाद दोनों बहनें अपनी दादी के कमरे में बिस्तर पर लेट गईं और प्रत्येक ने एक एक संदेशवाचक कुर्सी पकड़ ली। नए साल की शुभकामनाओं से जियान दाओ का इनबॉक्स तुरंत भर गया। उसने प्रत्येक संदेश को देखा, फिर सामूहिक बधाई भेजी। फोतु नगो ने भी उन्हें संदेश भेजा। उन्होंने लिखा, मिस जियान दाओ, कृपया मुझे अपनी खुशी व्यक्त करने की अनुमति दें और इस महत्वपूर्ण दिन पर आपको अपना आशीर्वाद भेजें। मैं कामना करता हूँ कि आप और अधिक सुंदर बनें, हमेशा खुश रहें। आपके विशेषणों का प्रयोग बहुत अनोखा है। जियान दाओ मुस्कुराई। उसने कोई आपत्ति नहीं की।
गंभीरता से फोतू नगो को एक संदेश भेजा। यह सोचते हुए उसने बेक कैन गोन का फोन नंबर ढूंढा, सबसे सरल संदेश हैप्पी न्यू ईयर टाइप किया और उसे उसके फोन पर भेज दिया। अंधेरा हो गया। खिड़की के बाहर पटाखे चमक रहे थे और पटाखे फूट रहे थे। कभी कभी आसमान में आतिशबाजी भी दिखाई देती है। दृश्य बहुत गर्म होता है। जियान दाओ ने अचानक खुद से सोचा, मुझे आश्चर्य है कि बो जिन यान ने नए साल की पूर्व संध्या कैसे बिताई। क्या वह हमेशा की तरह अपने पैरों के नीचे एक कछुआ के साथ अकेले बैठकर मछली खा रहा था, या फूजी वो उसके साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए सिटी बी से वापस आया था। लेकिन फूजी वू को भी अपने परिवार के पास वापस जाने की जरूरत थी। जब जियान दाओ गहरी सोच में थी तो उसका सेल फोन अचानक बज उठा। यह बेक कैन गोन का फोन था। जियान दाओ द्वारा नौकरी की पेशकश को अस्वीकार करने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे से संपर्क नहीं किया, नहीं उनके पास संपर्क करने के लिए कुछ था। जियान दाओ ने फोन उठाया। हेलो, नया साल मुबारक। बो जिन यान की मूल रूप से गहरी आवाज थोड़ी कर्कश थी, लेकिन उसका लहजा अभी भी हमेशा की तरह घमंडी था। तुम क्या कर रहे हो? जियान दाओ ने भौहें सिकोड़ी। मैंने कुछ नहीं किया। बेक कैन गोन, तो यहाँ आ जाओ। मेरे घर पर बहुत सारे अप्रयुक्त पटाखे हैं, कृपया उन सभी को ले जाओ। जियान दाओ को अजीब लगा, बो जिन यान के पास पटाखे क्यों थे? उसने निश्चित रूप से उन्हें खुद नहीं खरीदा था, लेकिन किसी और ने उसे दिया था। क्या फूजी वू या पुलिस स्टेशन के किसी व्यक्ति ने उसे ये दिए थे? जियान दाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं, धन्यवाद। आप उन्हें खुद जला सकते हैं। बेक कैन गो ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे खेद है, मुझे ऐसी चीजों को जलाने में कोई रुचि नहीं है जिनका आकार अजीब हो और जिनसे बदबू आती हो, और साथ ही जो और भी अधिक बदबूदार गैसें पैदा करती हों। जियान दाओ, ठीक है, जियान जुआन और मैं इसे तुरंत लेने जाएंगे। धन्यवाद। जियान याओ के संदेश को प्राप्त करने से पहले बो जिनन एक किताब पढ़ने के लिए गर्म फायरप्लेस के सामने अकेले बैठे थे। उनका शरीर एक मोटी गलीचा में लुढ़क गया था। फोन, बो जिनन ने गलीचा को एक तरफ फेंक दिया और दूसरी मंजिल पर भंडारण कक्ष में चला गया। पिछले कुछ दिनों में उन्हें फूजियू, डोंग सिटी पुलिस विभाग और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के निदेशक के रूप में बहुत अधिक आतिशबाजी मिली। जिनिन सोफे पर लौट आए, खुद को गलीचा के साथ कवर किया और पढ़ना जारी रखा। विला पर पहुंचने से पहले उन्होंने पहाड़ की तलहटी में चौड़ी नदी के किनारे अनगिनत युवाओं को आतिशबाजी करते देखा। पूरा नदी तट आग से चमक रहा था। बेक कैन नगोन के घर जाकर जमीन पर पटाखों के 2 बड़े डिब्बे देखकर जियान दाओ और उसकी बहन दोनों दंग रह गए। जियान दाओ ने बो जिन यान की ओर देखा, लेकिन उसने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जियान दाओ के पास पहले बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इतना अधिक कि हम इसे संभाल नहीं सकते। हम थोड़ा ही लेते हैं। बेक कैन गोन, अगर आप इसे नहीं लेना चाहते तो इसे फेंक दीजिए। आप इसे मेरे पास क्यों छोड़ रहे हैं? जियान हुएन ने हंसते हुए तुरंत आपत्ति जताई, कोई रास्ता नहीं। ऐसा करना बहुत ही बेकार और असुरक्षित है। मैं भी यह सब खेल सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद उसने अधीर आंखों से जियान दाओ को देखा। जियान दाओ ने बो जिन यान से एक जांचपूर्ण प्रश्न पूछा, क्या आप हमें बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं? चूंकि यह नववर्ष की पूर्व संध्या थी, इसलिए देर होने के कारण अधिक लोग आतिशबाजी करने के लिए बाहर निकले। नदी का किनारा चमकती रेशमी पट्टी की तरह काला था। दोनों बहनें, जियान दाओ, पटाखों का एक डिब्बा लेकर आगे चल रही थी, जबकि बेक कैन गोन एक डिब्बा लेकर पीछे चल रही थी।
जियान दाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वह अपने हाथ पैर हिलाने को तैयार था, लेकिन उसे तुरंत जवाब मिल गया। पहले वह अक्सर उसके द्वारा पकड़ी गई मछलियों को ले जाने के लिए नदी पर जाता था। दोनों बहनों जियान दाओ ने सबसे बड़ा पटाखा लिया और उसे अपने सामने खाली जगह पर रख दिया। उसे जलाने के बाद वे तुरंत अपनी मूल जगह पर वापस आ गईं। इस समय जियान दाओ ने पाया कि बेक कैन गोन ने एक मुखौटा पहना हुआ था, जिससे केवल उसकी काली काली आंखें ही दिखाई दे रही थी। उनकी आतिशबाजी उस क्षेत्र में सबसे सुंदर थी, जो अग्नि पुष्पों की तरह खिल रही थी, तथा कभी-कभी एक बहुत ही स्पष्ट और प्यारा मुस्कुराता हुआ चेहरा भी दिखा रही थी। नदी किनारे खड़े कई लोग ऊपर देखकर यह दृश्य देखने लगे। बच्चे जोर से जयकारे लगाने लगे। जियान हुएन बहुत खुश हुई। उसने अपने हाथों को छाती के सामने जोड़ लिया और बार बार कहती रही, बहुत सुंदर, मुझे वास्तव में यह पसंद है। जियान दाओ भी मुस्कुराई। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसने अचानक देखा कि बेक कैन गोन ने भौहें सिकोड़ ली और जियान हुएन की तरफ देखा, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो। आतिशबाजी छोड़ने की अपनी पिछली परिभाषा को याद करते हुए जियान दाओ तुरंत गंभीर हो गया। कुछ मत कहो। इस आदमी ने जैसे ही अपना मुंह खोला, उसने चुप्पी तोड़ दी। बेक कैन गोन ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और वह चुप रहा। तटबंध पर बहुत से युवा लोग थे। सभी जल्दी ही एक समूह में विलीन हो गए और खुशी से खेलने लगे। बेशक बेक कैन गोन को शामिल नहीं करते हुए एक युवक ने पटाखों को कतार में लगाने का सुझाव दिया। सभी को लगा कि यह एक अच्छा विचार है, इसलिए उन्होंने पटाखों को एक लंबी कतार में लगा दिया ताकि कई लोग एक ही समय में उन्हें जला सकें। कार्य सौंपते समय उस व्यक्ति ने बेक कैन गोन को अकेले खड़े देखा तो उसने जियान दाओ से कहा, आपका दोस्त वास्तव में अच्छा लग रहा है। उसके बगल में एक 5-6 साल की छोटी बच्ची बैठी थी। उसने साफ आवाज में कहा, बहन, वह लड़का पटाखे क्यों नहीं जला रहा है? क्या वह भी मेरी तरह आतिशबाजी से डरता है? सभी लोग हंस पड़े और जियान दाओ भी हंस पड़ा। वह बाक कैन गोन की ओर देखने लगी। उसके मन में एक विचार कौंधा और उसने तुरंत कहा, बाक कैन गोन, क्या तुम यहाँ आकर कुछ पटाखे जलाने में मेरी मदद कर सकते हो? 5 लोगों ने एक साथ 20 बड़ी बड़ी आतिशबाजी जलाई। आतिशबाजी जलाने के लिए सटीकता और गति की आवश्यकता होती है। जियान दाओ और अन्य लोग पटाखों के डिब्बे के सामने लाइटर और अगरबत्ती लेकर बैठे थे और काफी घबराए हुए लग रहे थे। एक बार फ्यूज जल जाए तो वे तुरंत भाग जाएंगे। बेक कैन गोन आतिशबाजी के सामने विंडब्रेकर पहने बैठे थे। उनका एक हाथ उनके घुटने पर टिका हुआ था, दूसरे हाथ में लाइटर था और उसकी लौ उनकी अंगुलियों पर नाच रही थी। उसने अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे प्रत्येक पटाखा जलाया। जल्दी करो, जियान दाओ ने पटाखे जलाते हुए बो जिन यान से आग्रह किया। उसने अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों के कोने में एक हल्की सी मुस्कान उभरी। क्या यह खेल तुम्हें भी परेशान कर सकता है? जियान दाओ ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। खूब सारी पटाखे जलाए गए। लड़के चिल्लाने लगे और भाग गए। जियान हुएन भी हंसा और भाग गया। बेक कैन नगोन ने भी बात खत्म की। जियान दाओ ने उसका हाथ खींच लिया, फिर वह धीरे से खड़ा हो गया। तारों में अभी भी चिंगारी निकलती देखकर जियान दाओ ने बेक कैन नगोन को नजरअंदाज कर दिया और खुद भाग गई। कुछ कदम चलने के बाद जियान दाओ ने एक तेज पॉप 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 ध्वनि सुनी, जिसके बाद एक पटाखा आकाश में उड़ता हुआ सुनाई दिया। उसने अपना सिर घुमाया। आतिशबाजी अनगिनत टूटते तारों की तरह थी, खिलते हुए अग्नि पुष्पों की तरह, अत्यंत चमकदार और सुंदर। सभी लोग दूर चले गए। केवल बेक कैन गोन का लंबा आकार वहां रह गया,
जो रंगीन रोशनी से बाहर लंबे लंबे डग भर रहा था। इतना सुंदर! उसके बगल में एक लड़की चिल्लाई। बेक कैन गोन ने सबकी उपेक्षा करते हुए लाइटर जियान दाओ की ओर फेंका। मैंने काम पूरा कर लिया है। जियान दाओ ने अपना सारा ध्यान आसमान में चमकती आतिशबाजियों पर केंद्रित किया। उसने सहजता से उत्तर दिया, ठीक है, आपने कड़ी मेहनत की है, धन्यवाद। कुछ ही देर बाद पटाखे लगभग जलकर राख हो गए। जियान दाओ को अचानक बो जिन यान की याद आई और वह उसे देखने के लिए मुड़ा। बेक कैन गोन उससे ज्यादा दूर नहीं था। वह छोटी लड़की के सामने बैठ गया। जियान दाओ उसके पास गया और उसे छोटी लड़की से कहते हुए सुना, छोटी लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सल्फर, चारकोल पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से डरता हूँ? वास्तव में मैंने एक बार इस बम से 100 गुना अधिक विस्फोटक वाले बम को निष्क्रिय करने का अभ्यास किया था। जियान याओ ने तुरंत बो जिन यान को खींच लिया और उसी समय लड़की के माता पिता से कहा, क्षमा करें, हर कोई उससे कोई आपत्ति नहीं करता। आधे घंटे से भी कम समय में जियान याओ और उसकी बहनों ने आतिशबाजी के 2 बैरल जला दिए थे और नदी तट पर भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। इस समय जियान दाओ की मां ने फोन करके दोनों बहनों से कहा कि वे रात में ज्यादा देर तक बाहर न रहें। जियान दाओ ने फोन रख दिया और बो जिन यान से कहा, हम पहले वापस जाएंगे। आज की आतिशबाजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जियान हुएन ने भी कहा, धन्यवाद बेक कैन गोन, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अलविदा। इतना कहकर वह मुड़ा और घर चला गया। अंधेरे में तेजी से गायब होते उसके लंबे कद को देखकर जियान हुएन ने कहा, बहन, वह अकेले ही नए साल का स्वागत करने के लिए आया है, यह बहुत दयनीय है। जियान दाओ ने बेक कैन गोन की दिशा में देखा और मुस्कुराया, मेरा विश्वास करो, शायद उसे खुद पर तरस नहीं आ रहा है। इसके विपरीत उसे लगता है कि आज की रात बहुत शोरगुल वाली और उबाऊ है। टेट की छुट्टियां बहुत जल्दी बीत गईं। इस दौरान जियान दाओ रिश्तेदारों और दोस्तों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने गया और पुराने सहपाठियों के साथ इकट्ठा हुआ। वह बेक कैन गोन से एक बार भी नहीं मिली। आज जनवरी की पूर्णिमा है और कुछ ही दिनों में जियान दाओ को स्कूल वापस लौटना होगा। दोपहर में जियान दाओ के घर में एक अप्रत्याशित मेहमान आया। वह लाओ ट्यू और उसका भाग्यशाली जीवित पुत्र था। वे जियान दाओ को धन्यवाद देने आए थे। लाओ तियो अपने गृहनगर की खास चीजों से भरा एक बड़ा थैला लेकर आए। जियान दाओ ने उसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन वे उसे वहीं छोड़ने पर अड़े रहे। मां जियान दाओ ने उत्साहपूर्वक लाओ तियू और उसके पिता को रात्रि भोज और लालटेन महोत्सव का प्रदर्शन देखने के लिए आमंत्रित किया। जब जियान दाओ की मां रसोई में व्यस्त थी, जियान जुआन अपने बेटे लाओ शियाओ को खेल के कमरे में ले गई। जियान दाओ के सौतेले पिता अंकल जी हैं। लाओ शियाओ और जियान दाओ लिविंग रूम में चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। पहले हुई आपदा के बारे में बात करते हुए लाओ ट्यू अभी भी डरा हुआ था। प्रोफेसर बेक को धन्यवाद। मैंने लोगों को यह कहते सुना था कि प्रोफेसर बेक उस शापित जानवर का नाम किसी ज्योतिषी की तरह पढ़ सकते थे। इस बारे में बात करते हुए लाओ तियू ने कुछ दिन पहले बाक कैन नगोन की यात्रा की कहानी सुनाई। पता चला कि वह बैक कैन गोन को देने के लिए विला में भी विशेष चीजों का एक ऐसा ही थैला लेकर आया था। परिणामस्वरूप उन्होंने पिता और पुत्र के लिए दरवाजा नहीं खोला, बल्कि केवल जोर से कहा, धन्यवाद, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, अलविदा। जब उसने लगातार दरवाजा खटखटाया तो उसने कहा, कृपया परेशान न करें। बूढ़े ट्यू ने आह भरते हुए कहा, वास्तव में हम बस उसे धन्यवाद देना चाहते हैं। उसने मेरे बेटे को बचाया, इतना बड़ा उपकार, मैं नहीं जानता कि उसका उपकार कैसे चुकाऊं। अंकल ता ने लाओ ट्यू को बधाई देते हुए कहा, इसे दिल पर मत लो।
सभी विशेषज्ञों का व्यक्तित्व अजीब होता है। बस अपनी भावनाएं व्यक्त करो। जियान दाओ ने सहमति में सिर हिलाया। जब जियान दाओ की मां ने रसोई से अपना सिर बाहर निकाला, जियान दाओ, तुमने कहा था कि प्रोफेसर बो पहाड़ों में अकेले रहते हैं, है न? तुम उन्हें अपने घर पर खाना खाने और लालटेन महोत्सव मनाने के लिए क्यों नहीं बुलाती? उसकी यह बात सुनकर लाओ ट्यू ने जियान दाओ की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। जियान दाओ के पास बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं कोशिश करूंगा। माँ, कृपया एक और मछली का व्यंजन बनाओ। जियान दाओ ने फोन किया और जिस व्यक्ति ने उठाया वह फूजी वू था। मुझे नहीं मालूम कि वह डोंग शहर में कब आया। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है और वह अपना सेल फोन भी नहीं लाया। चलो तुम्हारे घर खाना खाते हैं। जियान दाओ, तुम सच में बहुत अच्छे हो। ठीक है, हम बाद में आएंगे। चिंता मत करो, मैं उसे किसी भी कीमत पर बाहर खींच कर लाऊंगा। शाम के समय फू जिवू और बो जिन्यान जियान याओ के दरवाजे पर दिखाई दिए। फू जिवू के हाथ में शराब की एक बोतल और केक के कई डिब्बे थे। बो जिन्यान फू जिवू के पीछे पीछे गया। उसने अभी भी अपने हमेशा की तरह साफ सुथरे चमड़े के जूते और सूट पहने हुए थे। उसके सुंदर चेहरे पर एक उदासीन भाव था। उसने भीड़ के बीच से जियान याओ को देखा और फिर घर में घुस गया। महान प्रोफेसर बो को देखकर अंकल जी और जियान याओ की मां थोड़ी हैरान हुई। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना छोटा होगा। सभी लोग खाने की मेज पर बैठ गए। फू जिवू अपने संवाद में चतुर थे, एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन कर रहे थे। चाचा और चाची, बूढ़े जियाओ, छोटे जियाओ, सभी खुशी से हंसे। इस बीच बो जिन्यान बहुत शांत दिखाई दिए। उन्होंने बस सिर हिलाया, नमस्ते, और फिर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। मेजबान के रूप में अंकल ता ने पहले बात की। दरअसल वह माहौल को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए कुछ विनम्र वाक्य बोलना चाहते थे। उन्होंने बेक कैन गोन से कहा, मैंने सुना है कि अमेरिका में प्रोफेसरों को मंजूरी देना बहुत मुश्किल है। जियाओ बाई इतनी कम उम्र में ही एसोसिएट प्रोफेसर बन गई है। यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। बाई जिन्यान ने अपना सिर उठाया और शांति से जवाब दिया, वास्तव में मेरी कार्य उपलब्धियों के साथ मैं पूरी तरह से प्रोफेसर या उससे ऊपर पदोन्नत हो सकती हूँ। उन्होंने सिर्फ अपनी उम्र की वजह से मना कर दिया। अंकल ता, क्या ऐसा है? आप हमारी कल्पना से भी अधिक दुर्जय हैं। बो जिन्यान मुस्कुराए, धन्यवाद। फू जिवू ने जियान याओ की ओर रुख किया। मुझे यह पता था कि अभिव्यक्ति दिखाते हुए। जियान याओ मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद लाओ जियाओ की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने अपने बेटे को खींच लिया, अपना वाइन ग्लास उठाया और खड़े हो गए। प्रोफेसर बो, हम आपकी जीवन रक्षक कृपा को नहीं भूलेंगे। मेरे पिता और मैं यह प्याला पिएंगे। जैसा आप चाहें वैसा करें। बेक कैन गोन ने उत्तर दिया, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। आपने जिस जीवन रक्षक अनुग्रह का उल्लेख किया है, उसके जैसी कोई व्यक्तिगत भावना नहीं है। इसलिए आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। जियान दाओ ने तुरंत बो जिन यान के सामने शराब का गिलास लिया और उसे उसके हाथ में थमा दिया। फूजी वू ने उसके बगल में मजाक किया, जिन यान एक विनम्र व्यक्ति है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि तुम इसे दिल पर ले लो। फू जिवू स्पष्ट रूप से माहौल को नियंत्रित करने में माहिर था। उसने जल्दी से विषय बदलकर कुछ और कर दिया, जैसे कि जियान दाओ का काम। अगले सेमेस्टर में कोई क्लास नहीं होगी। जब मैं स्कूल वापस आऊंगी तो मुझे तुरंत इंटर्नशिप करनी होगी। यह काम पर जाने से अलग नहीं है, जियान दाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि उसके दिल में प्रत्याशा थी। उसका चेहरा बेहद चमक रहा था।
उसकी बेटी समाज में कदम रखने वाली थी, इसलिए यह लाजिमी था कि उसकी माँ चिंतित होगी। श्रीमती जियान ने जियान दाओ से धीरे से कहा, तुम बाहर रहती हो, मैं भी तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। मैं जल्द ही शहर बी में एक घर किराए पर लेने जा रहा हूँ, इसलिए सावधान रहना। इस समय फोतुनगो ने पहले ही काफी शराब पी ली थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने हंसते हुए कहा, क्या तुम घर किराए पर लेने की योजना बना रहे हो? इस मामले को सुलझाना आसान है। वह जियान दाओ की माँ की ओर मुड़ा। चाची, मैंने हाल ही में बो जिन यान को सिटी बी में एक घर खोजने में मदद की थी। मैं कुछ अपार्टमेंट देखने गया था, स्थिति खराब नहीं है और यह पुलिस विभाग के पास है, वहाँ सुरक्षा बहुत अच्छी है। मुझे जियान याओ को खोजने में आपकी मदद करने दो। जियान याओ बो जिन यान को देखकर दंग रह गई। वह भी सिटी बी जा रहा है? जैसे कि उसने उसके संदेह को नोटिस किया हो, बो जिन यान ने धीरे से अपना मुंह खोला। मैं काम पर जा रहा हूँ। जियान याओ ने सोचा कि यह सही है। वह सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित एक विशेषज्ञ था। वह हमेशा के लिए टोंग सिटी में नहीं रह सकता था। जब दोनों बात कर रहे थे, फूजी वू ने श्रीमती जियान और अंकल जी को पूरी तरह से जीत लिया था। श्रीमती जियान ने खुशी से अपना मुंह खोला। छोटे फू, हमारे जियान याओ की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। फूजी वू ने अपना हाथ हिलाया। चाचा और चाची, इतने विनम्र मत बनो। संयोगवश उसकी इंटर्नशिप एजेंसी पुलिस विभाग से ज्यादा दूर नहीं है। किराए का मकान मेरे पास छोड़ दो। जियान याओ ने असहमति जताई। माँ, उसे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे ढूंढने दो। बो जिन्यान ने उसे बीच में टोका। उसे इस तरह की चीजों का ख्याल रखना पसंद है। जियान याओ। हाँ, मेजबान और मेहमान दोनों ने रात के खाने का मजा लिया। फू जिवू और बो जिन्यान 9 बजे के बाद चले गए। लाओ शियाओ और उसके पिता ने भी नशे की हालत में अलविदा कहा। जियान याओ रसोई में अपनी माँ को बर्तन धोने में मदद कर रही थी। अपनी माँ के दयालु चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर उसने उत्सुकता से अपना मुंह खोला। माँ, ऐसा लगता है कि आप अच्छे मूड में हैं। श्रीमती जियान ने उसकी ओर देखा। दाओ दाओ, मुझे पता चला। फू जिवू नाम का वह युवक बुरा नहीं है। जियान याओ दंग रह गई। कोई आश्चर्य नहीं कि आज उसकी माँ का रवैया असामान्य था और उसने फू जिवू से उसका ख्याल रखने के लिए भी कहा। वह मुस्कुराई। माँ, आपको क्या लगता है कि आप कहाँ जा रही हैं? वह और मैं बस सामान्य दोस्त हैं। मुझे पता है। अब मैं कॉलेज से स्नातक होने वाला हूँ। अगर हम सही व्यक्ति से मिलें, तो हम भावनाएं विकसित कर सकते हैं। हाँ, श्रीमती जियान ने सफाई में व्यस्त रहते हुए कहा। फोतुनगो एक डॉक्टर हैं। उन्होंने विदेश में पढ़ाई की है। उनका व्यक्तित्व भी बहुत हंसमुख और खुला है। मुझे लगता है कि वह आपके लिए बहुत उपयुक्त है। इन दिनों ऐसा अच्छा बच्चा मिलना आसान नहीं है। जब श्रीमती जियान बात कर रही थी, जियान दाओ को अचानक एक समस्या याद आ गई। आप बो जिन यान के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा मतलब कुछ और नहीं है, बस इतना है कि वह और फू जिवू हमारे घर एक साथ आए थे, लेकिन आपने बो जिन्यान के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? श्रीमती जियान ने एक पल सोचा और जवाब दिया। वास्तव में वह बुरा नहीं है। उसने अपनी आंखें उठाकर जियान याओ को देखा। हालांकि वह आपराधिक मामलों को सुलझाने में एक विशेषज्ञ है और जो मैंने अभी सुना है, उसके अनुसार वह सबसे क्रूर प्रकार का विकृत अपराधी है। उसका काम बहुत खतरनाक है। दरअसल इस बार आप उनके सहायक हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ। लेकिन बच्चों की खातिर मैं आपको जाने देने के लिए सहमत हो गया। हालांकि आपके महत्वपूर्ण मामले के संबंध में मैं वास्तव में नहीं चाहता कि आप इस काम को करने के लिए किसी को ढूंढें। जियान याओ ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ भी नहीं कहा।
ठंडी चांदनी रात में फू जीवू के कदम हल्के थे। वह आगे लड़खड़ाते हुए चला। बो जिनयान ने अपने हाथों को अपनी जेबों में डाल लिया, इत्मीनान से पीछे पीछे। वे दोनों नदी के किनारे विला की ओर चले गए। जब वे स्ट्रीट लाइट वाली जगह पर पहुंचे तो फू जीवू ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा लाल हो गया था, उसकी आंखें चमक रही थी क्योंकि वह बो जिनयान को देख रहा था। मुझे बताओ, क्या जियान याओ की माँ ने मुझे पसंद किया और चाहती थी कि मैं उसका दामाद बनूं? मैंने उसे मुस्कुराते हुए और शुरू से अंत तक मुझसे बात करते हुए देखा। बेक कैन गो ने चलना बंद कर दिया, अपने दोस्त को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। फोतुन गो ने आह भरी, अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से जियान दाओ जैसी मासूम और प्यारी लड़कियां मेरी पसंद नहीं है। मुझे हॉट परिपक्व लड़कियां पसंद है। बिल्कुल नहीं, बो जिन्यान ने एक अभिमानी नजर दिखाई। यह अतार्किक है, यह तुम्हारा भ्रम होना चाहिए। हालांकि बो जिन्यान ने संक्षेप में बात की। फू जीवू का दिमाग अभी भी धुंधला था, लेकिन वे दोनों लंबे समय से दोस्त थे। फू जीवू ने तुरंत अपने दोस्त के फैसले को समझ लिया। यह सही है, वे दोनों एक ही समय में दिखाई दिए। बो जिन्यान की शक्ल उससे बेहतर थी, उसका वेतन भी उससे ज्यादा था। जियान याओ की माँ को बो जिन्यान से नहीं बल्कि उस पर क्रश कैसे हो सकता है? यह वास्तव में अतार्किक था, यह उसका भ्रम होना चाहिए। फू जीवू ने सिर हिलाया। ओह, मैं भी तुम्हें यह दिखाना चाहता हूँ। उसने अपनी जैकेट की जेब से एक दस्तावेज निकाला और बो जिन्यान को सौंप दिया। तुम जियान याओ को अपना सहायक नियुक्त करने की योजना बना रहे हो। बेशक किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह मना कर देगी। मुझे भी दुख हुआ। सामान्य प्रक्रियाओं के अनुसार मैंने उसकी फाइल प्राप्त करने के लिए आपका नाम उधार लिया। बेक कैन गोन ने जल्दी से इसे पढ़ने के लिए खोला। उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। उसके बगल में फोतुन गो भावुक होकर बोला, आपको क्यों लगता है कि मैं दूसरे लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रहा हूँ और उसे रहने के लिए जगह खोजने में मदद कर रहा हूँ? मुझे ही उस पर दया आ गई। पता चला कि जब वह 6 साल की थी तब उसके पिता का देहांत हो गया था। उस समय जियान दाओ के पिता आपराधिक पुलिस टीम के उप कप्तान थे। उसने एक गैंगस्टर बॉस को पकड़ लिया और उनसे बदला लिया। यह घटना उसके दादा के घर पर घटी। उसके पिता और दादा दादी की लिविंग रूम में हत्या कर दी गई। उस समय जियान दाओ और उसकी बहन अगले कमरे में थे। उसके पिता ने दरवाजा बंद कर दिया। अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो दोनों बहनों को मौत से बचना मुश्किल होता। छोटी कहानी संख्या 2। नए साल के पहले दिन फोतु एंगो ने बाक कैन एंगोन को फोन किया। नया साल मुबारक हो। आपका नववर्ष का जश्न कैसा रहा? सामान्य। तो आप क्या करते हैं? क्यों न आप किताबें पढ़ें या केस फाइलों का अध्ययन करें? मैं पटाखे जलाने जा रहा हूँ। फू जीवू को तुरंत झटका लगा। क्या उसने गलत सुना? हालांकि उसने डोंग सिटी से बो जिन्यान को पटाखे भेजने का ऑर्डर दिया था, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ बो जिन्यान को चिढ़ाना था, उसे परेशान करना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बो जिन्यान वास्तव में पटाखे जलाने जाएगा। फू जीवू का दिमाग बहुत तेजी से घूम गया। तुम किसके साथ जा रहे हो? जियान दाओ, जियान झुआन और कुछ अजनबी लोग। फोतु नगो और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसे वाकई इसकी उम्मीद नहीं थी। आखिर में उसकी सारी भावनाएं एक सवाल में बदल गईं। क्यों? तुम आतिशबाजी क्यों चलाने जाते हो? बेक कैन गोन ने तिरस्कार से भरे स्वर में कहा। अगर मैं नहीं जाऊं तो क्या होगा? घर पर रहकर नए साल की पूर्व संध्या का शो देखें? फोतु नगो को अचानक समस्या समझ में आ गई। तो ऐसा ही हुआ। यह पता चला कि जासूसी विशेषज्ञ के पास नए साल की पूर्व संध्या पर करने के लिए कुछ नहीं था,
इसलिए अंत में उसने कलाशों और आतिशबाजी के बीच अधिक लाभदायक विकल्प चुना। अध्याय 15। सर्दी चली जाती है, वसंत आता है। स्कूल के प्रांगण में जिनकगों के पेड़ में नई कलियां उगाती हैं। वे एक हरे भरे पर्दे की तरह थे जो लड़कियों के छात्रावास भवन के रास्ते पर छाया डाल रहे थे। बाहर के दृश्य के विपरीत चौथे वर्ष की महिला छात्रावास काफी सुनसान और ठंडा था। जियान दाओ के छात्रावास के कमरे में केवल 2 लोग बचे हैं। जैसे जैसे ग्रेजुएशन नजदीक आ रहा है, हर कोई वास्तविकता और भविष्य की ओर देख रहा है। एक छात्रा सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए अपने गृहनगर में ही रुकी रही। वह इस सेमेस्टर में तब तक स्कूल नहीं लौटेगी जब तक उसे अपना डिप्लोमा नहीं मिल जाता। एक मित्र अपनी प्रेमिका के साथ रहने चला गया। दूसरा व्यक्ति अभी भी छात्रावास में है, लेकिन विदेश जाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए वह इतना व्यस्त है कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जियान दाओ 2 या 3 दिनों के लिए स्कूल लौट आया और सबसे आलसी व्यक्ति बन गया। हर दिन वह किताबें पढ़ती है, ऑनलाइन जाती है और नई कंपनियों के बारे में जानकारी ढूंढती है। उन्होंने एक डायरी भी लिखी जिसमें बेक कैन गोन के साथ मामले को सुलझाने की प्रक्रिया को दर्ज किया गया ताकि वह कई वर्षों बाद इसे याद कर सकें। जब फोतुनगो ने फोन किया तो जियान दाओ चेहरे पर मास्क लगाए बिस्तर पर लेटा हुआ था। फोतुनगो को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने उसकी बड़बड़ाती हुई आवाज सुनी, क्या तुम्हारे दांत में दर्द है या तुम्हारे चेहरे पर चोट लगी है? मैं चेहरे पर मास्क लगा रहा हूँ। जियान दाओ हंसने लगा, जिससे मुखौटा झुर्रीदार हो गया। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और बहुत धीमी आवाज में बोली, क्या बात है? फोन के दूसरी तरफ फोतुनगो ने बेक कैन नगोन की ओर रुख किया। यह छोटी लड़की भेड़ की तरह बोलती है जो कानों को बहुत अच्छी लगती है। बेक कैन गोन होटल के बिस्तर पर लेटे हुए समाचार देख रहे थे। उसने अपनी आंखें उठाकर फोतुनगो की ओर देखा। फोतुनगो ने सहजता से पूछा, क्या तुम इसे सुनना चाहते हो? बेक कैन नगोन, मुझे वह तड़पती हुई आवाज क्यों सुननी है? दोनों व्यक्ति बेपरवाही से बातें कर रहे थे जैसे कि आसपास कोई नहीं था। इस छोर पर जियान दाओ ने एक भी शब्द नहीं छोड़ा। उसने तुरंत अपना मुखौटा उतार दिया और अपनी आवाज ऊंची की, बाई जिनयान, किसी ने तुमसे मेरी आवाज का मूल्यांकन करने के लिए नहीं कहा। फूजी वू, तुम मुझसे क्या चाहते हो? फूजी वू ने मामले को स्पष्ट रूप से समझाने से पहले कुछ बार हंसी। पता चला कि वह जियान दाओ को साथ में खाना खाने और एक घर देखने के लिए बुलाना चाहता था। जियान दाओ ने एक पल सोचा और फिर कहा, चलो इसे इस तरह करते हैं। तुम लोग मेरे स्कूल आओ, मैं आज तुम्हें रात के खाने पर दावत दूंगा। मेरे स्कूल के पास एक बहुत अच्छा मछली रेस्तरां है। विश्वविद्यालय के पीछे की गली हमेशा स्वादिष्ट भोजन से भरी रहती है। जियान दाओ ने एक ऐसे रेस्तरां को चुना जहां ताजा बकरी मछली हॉटपॉट का विशिष्ट व्यंजन मिलता था, जिसमें स्पंजी हड्डियां और मुलायम मांस होता था। स्वाद भरपूर होता था और आम तौर पर वहां बहुत भीड़ होती थी। जियान दाओ खिड़की के पास एक मेज पर बैठ गया। उसने तुरंत दरवाजे के बाहर एक काले रंग की लेक्सस कार खड़ी देखी। 2 लंबे, आकर्षक व्यक्ति कार से बाहर निकले और रेस्तरां में चले गए। सुगंधित गर्म बर्तन जल्दी से परोसा गया। जियान दाओ ने परिचय दिया, इस रेस्तरां की मछली हर सुबह बंदरगाह से आयात की जाती है। बकरी का मांस इनर मंगोलिया से आता है। सभी बहुत ताजा और स्वादिष्ट हैं। उसने अपनी आंखें उठाकर विपरीत दिशा में खड़े बेक कैन गोन की ओर देखा। क्या तुमने कभी इस व्यंजन का आनंद लिया है? आज बेक कैन गोन हमेशा की तरह सूट और शर्ट पहने हुए था। जियान दाओ का प्रश्न सुनकर बेक कैन गोन ने केवल उसकी ओर देखा। उनके चेहरे के भाव मानो कह रहे थे, क्या इस दुनिया में कोई ऐसी मछली है जो मैंने कभी नहीं खाई हो?
इस समय जियान दाओ की आंखों के कोने ने फोतु नगो को देखा, जो गर्म बर्तन को देखकर चकित हो गया था। क्या आप कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगे? फोतु नगो ने मुस्कुराते हुए पूछा। जियान दाओ ने उसे मेनू दिया। फोन पर फोतुनगो ने कहा कि उसे बहुत भूख लगी है और उसने जियान दाओ से पहले ऑर्डर करने को कहा। फोतुनगो ने केवल मेनू पर नजर डाली, अपना सिर उठाया और वेटर से कहा, एक और उबली हुई मछली। वेटर ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, माफ करें, हमारा रेस्टोरेंट मछली और बकरी के हॉटपॉट में माहिर है। हमारे पास मछली के अलावा कोई और व्यंजन नहीं है। दरअसल हॉटपॉट में पहले से ही 2 किलो से ज्यादा मछली और 3 किलो बकरी का मांस है। इस युवती ने दूसरे साइड डिश भी ऑर्डर किए हैं। मुझे यकीन है कि आप उन सभी को खत्म नहीं कर पाएंगे। बेहतर है कि आप तब तक इंतजार करें जब तक कि आप ज्यादा न खा लें और फिर और ऑर्डर करें। एक चीनी कैटी आधा किलो के बराबर होती है। जियान दाओ ने पानी पीने के लिए अपना सिर नीचे किया, फिर उसने दोनों पुरुषों के शांत चेहरों पर नजर डाली। भोजन का माहौल काफी आरामदायक था। फोतु नगो और जियान दाओ ज्यादातर समय बातें करते रहते थे। बेक कैन नगोन कभी कभार ही 1 या 2 वाक्य बोलते थे, लेकिन हर वाक्य सुनकर सामने वाले का गला भर आता था और वह हंसे बिना नहीं रह पाता था। उसके बाद बेक कैन गोन फोन का जवाब देने के लिए बाहर गया। फोतुनगो ने उसकी पीठ देखी और जियान दाओ से कहा, तुम और मैं दोनों ही गाली खाने के शौकीन हैं, इसलिए हम उसके दोस्त बन गए। दोस्त शब्द सुनकर जियान दाओ को बहुत गर्मजोशी का एहसास हुआ। उसने खिड़की के बाहर बेक कैन गोन को भी देखा। उसका दिल संदेह से भर गया। पिछली बार बेक कैन गोन और फोतुनगो उसके घर खाना खाने गए थे। उस समय वहां बहुत से लोग थे और मेज पर 2 मछलियां भी थी, इसलिए जियान दाओ ने ध्यान नहीं दिया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि बेक कैन गोन ने किसी भी अन्य मांस व्यंजन को नहीं छुआ था, जिसमें गर्म बर्तन में बकरी के मांस के साथ पकाई गई मछली भी शामिल थी। वह लाल मांस नहीं खाता है। जियान दाओ ने पूछने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फूजी वू ने समझाने के लिए बोल दिया, लाल मांस सुअर, गाय जैसे पशुओं का मांस है। जियान दाओ, क्यों? फूजी वू ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए चुपचाप जियान दाओ को देखा। उसने एक बार कैलिफोर्निया में एक नरभक्षी विकृत व्यक्ति का पीछा करते हुए आधा साल बिताया था। तब से उसने लाल मांस को हाथ नहीं लगाया है। मुझे खेद है, मैं अगली बार ध्यान दूंगा, जियान दाओ ने क्षमा मांगते हुए कहा। फोतुनगो मुस्कुराए और हाथ हिलाते हुए बोले, कोई बात नहीं। उसे हरी सब्जियां भी खाना पसंद है। उसने अभी अभी पूरी प्लेट खा ली है। जियान दाओ मुस्कुराया। दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। फूजी वू ने फिर से बात की। अब जब वह मामले की जांच कर रहा है, तो वह हमेशा घमंडी और शांत दिखाई देता है। वास्तव में ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने धीरे धीरे खुद को आज जैसा बनने के लिए प्रशिक्षित किया है। जब उसने पहली बार एफबीआई को मामले को सुलझाने में मदद की, तो उसने पीड़ित के शरीर के साथ दुर्व्यवहार और हत्या होते हुए देखा। उसने भी जगह जगह उल्टी की। फोतु नगो ने नी हुआन स्ट्रीट पर एक बहुत अच्छा और शांत अपार्टमेंट देखा। जैसे ही वह उनके पीछे अपार्टमेंट परिसर में पहुंची, जियान दाओ अपने विचारों से जूझने लगी। इस जगह का नज़ारा बहुत बढ़िया था, लेकिन कीमतें निश्चित रूप से सस्ती नहीं थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपने बटुए के सिकुड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही है। जियान दाओ सबसे पहले नीचे बाई जिन्यान के 3 कमरों वाले अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। कमरे में ठंडे रंग, साधारण फर्नीचर और कुल मिलाकर थोड़ा अंधेरा है। खासकर 2 मीटर लंबा चौड़ा काला बिस्तर बिल्कुल भी गर्म एहसास नहीं देता था, लेकिन बेक कैन नगोन को यह बहुत पसंद आया।
वह अपार्टमेंट के चारों ओर लंबे लंबे डग भरता रहा और अंत में लिविंग रूम में रुककर मुस्कुराया और सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मैं यह अपार्टमेंट ले लूंगा। फिर फोतुनगो ने उन्हें लिफ्ट से ऊपरी मंजिल तक पहुंचाया। जियान दाओ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हम एक ही सीढ़ी पर रहते हैं? फूजी वो मुस्कुराया। यह सही है, एक साथ रहते हुए हम एक दूसरे की मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। उसने अपना सिर नीचे किया और जियान दाओ के कान में फुसफुसाया। तुम्हारे पास रहने से उसकी देखभाल करने में मुझे अधिक सुरक्षा महसूस होती है। जब फोतुनगो बात कर रहा था, बेक्कैन-नगो ने जियान दाओ की ओर देखा। उसकी लंबी आंखों के कोने में एक मुस्कान उभर आई। जियान दाओ को समझ में नहीं आया कि वह मुस्कान आत्मसंतुष्ट थी या अहंकारपूर्ण। तुम्हें किस बात पर इतना गर्व है? जब फोतुनगो ने दरवाजा खोला तो पहले ही क्षण जियान दाओ भावुक हो गया। बेक्कैन-गोन के अपार्टमेंट के विपरीत यह एक साधारण खुला अपार्टमेंट है। खिड़की के नीचे एक टाटामी बिस्तर है, उसके बगल में दो छोटे लाल सोफे हैं। छत की रोशनी झुकी हुई घास की तरह झुकी हुई है। तातामी बिस्तर, जापानी शैली बिस्तर। हालांकि सबसे आकर्षक चीज क्रिस्टल लैंप के नीचे शुद्ध सफेद बाथटब है। बाथटब के चारों ओर छत से एक हल्का लाल पर्दा लटका हुआ था। बाथटब पर ताजे फूलों का एक फूलदान भी रखा हुआ है। यह एकल महिलाओं के लिए आरक्षित एक कमरा है। यह डिजाइन लोगों के दिलों की गहराई से रुचि और आलस्य को उत्तेजित कर सकता है। जियान दाओ उस दृश्य की कल्पना कर सकती थी जहां स्नान करने के बाद वह केवल एक तौलिया लपेट लेगी और आराम से तातामी बिस्तर पर लेट जाएगी। किराया कितना है? जियान दाओ ने उम्मीद भरी आवाज में पूछा। फोतुनगो ने एक ऐसी संख्या बताई जो सस्ती नहीं है। जियान दाओ ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं यह अपार्टमेंट किराए पर ले लूंगी। फोतुनगो मुस्कुराया और सिर हिलाया और फोन करके दो अपार्टमेंट के लिए पंजीकरण कराने के लिए एक तरफ चला गया। केवल अब जियान दाओ ने देखा कि बेक्कैन-नगोन किसी समय अंदर चला गया था। वह खिड़की के पास गया, नीचे देखा और उसकी ओर देखा। बहुत अच्छा, तुम हर दिन सूर्योदय नहीं देख सकते। जियान दाओ चुप था। खिड़की से कई दर्जन मीटर बाहर एक गगनचुंबी इमारत थी जो सारा दृश्य अवरुद्ध कर रही थी। लेकिन इस किराए की कीमत पर आपको इतना संतोषजनक अपार्टमेंट कहाँ मिलेगा? बेक्कैन-गोन फिर से बाथटब के पास गया, पर्दा उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और ध्यान से अंदर का निरीक्षण किया। जियान दाओ को नहीं पता था कि वह क्या देख रहा था, लेकिन एक आदमी द्वारा एक महिला के बाथटब को घूरना उसे शर्मिंदा कर रहा था। वह जल्दी से उसके पास गई और उसके हाथ से पर्दा खींच लिया। देखने लायक कुछ भी नहीं है। बेक्कैन-गोन ने अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम शर्मा रही हो। जियान दाओ को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कहेगा। उसे विश्वास नहीं हुआ। अनजाने में ही उसने अपना चेहरा छू लिया। निश्चित रूप से उसका चेहरा थोड़ा गर्म था। शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में अहंकार की चमक चमक उठी। पुरुष और महिला दोनों को अपने शरीर को उजागर करने की इच्छा होती है। जब आप अकेले होते हैं तो खुद को मुक्त करना पूरी तरह से सामान्य है। जियान दाओ का चेहरा फिर से लाल हो गया। लेकिन चूंकि वह उसे लंबे समय से जानती थी, इसलिए उसकी सहनशीलता और जवाबी हमला करने की क्षमता भी मजबूत हो गई। वह बेक्कैन-गोन की ओर देखकर मुस्कुराई। आपने जो कुछ भी कहा वह सिर्फ सिद्धांत है ना? असल में आपका कभी किसी महिला के साथ संबंध नहीं रहा है। नहीं, आप महिलाओं को समझते हैं। आप केवल बात करने में अच्छे हैं। बेक्कैन-गोन का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जियान दाओ पहले ही मुड़कर चला गया था। जियान दाओ ने अपने अपार्टमेंट को सजाने और वहां बसने में कुछ दिन बिताए। छात्र से लेकर कर्मचारी तक
वह बहुत उत्साहित थी और उस दिन का इंतजार कर रही थी जिस दिन वह काम पर जाएगी। उस दौरान बेक कैन गोन ने भी कुछ चालें चली। वह एक बड़ी जीप चलाते हैं जो उनके नाजुक स्वरूप को छुपाती है। उनके काम करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। जियान दाओ उसे हर सुबह, दोपहर, शाम और शाम को अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर और बाहर आते जाते देख सकता था। हालांकि जियान दाओ को यह अजीब नहीं लगा क्योंकि उसने फोतु नगो को यह बताते हुए सुना था कि बाक कैन नगोन को समय पर काम पर जाने की आवश्यकता नहीं थी। जियान दाओ जिस कंपनी के लिए काम करता है उसका नाम ट्रुंगवू है, जो एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी है। यद्यपि उन्होंने उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणाम हासिल किए, लेकिन कंपनी में सबसे निचले स्तर पर पद पाना उनके लिए आसान नहीं था। दूसरे दिन सुबह सुबह जियान दाओ मेट्रो से कंपनी के लिए रवाना हो गया। यह गगनचुंबी इमारत दूतावास क्षेत्र के पास स्थित है तथा इसके बगल में उच्च स्तरीय शॉपिंग मॉल, मनोरंजन स्थल और बार हैं तथा यहाँ का वातावरण आलस्य से भरा हुआ है। लेकिन इमारत में प्रवेश करते समय जियान दाओ ने पाया कि इस भव्य रूप से सजाए गए भवन में कर्मचारी साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और बेहद व्यस्त थे। इससे पहले जियान दाओ ने अफवाहें सुनी थी कि निगम में एक कर्मचारी का मामला था जो इतना थक गया था कि बहुत अधिक दबाव के कारण अचानक उसकी मृत्यु हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि इस अफवाह की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन यह सच है कि यहाँ माहौल काफी तनावपूर्ण है। जियान दाओ जिस स्थान पर काम करता है वह ऑटो पार्ट्स बिक्री विभाग है। यह कंपनी के सबसे छोटे भागों में से एक है। पहले दिन के बाद जियान दाओ अभी भी इस नौकरी से बहुत संतुष्ट था। विभाग प्रबंधक मित्रवत थे और उनके कर्तव्य स्पष्ट एवं सुस्पष्ट थे। सहकर्मी बूढ़े और जवान हैं, हालांकि दोस्ताना नहीं है, लेकिन उनके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल नहीं है। जियान दाओ ने अभी अभी काम करना शुरू किया था, इसलिए वह और भी अधिक मेहनती और सावधान हो गई थी। वह हर दिन देर रात तक कंपनी में रहती थी, इसलिए उसने कई दिनों तक फोतुन गो और बाक कैन गोन को नहीं देखा। सप्ताहांत में जियान दाओ आराम करने के लिए घर पर ही रहे। दोपहर के समय एक कुरियर ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पार्सल था जो साइमन को संबोधित था। कुरियर ने बताया, मैंने मिस्टर बो को फोन किया था। वह घर पर नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं बस आपको पैकेज पहुंचा दूं। जियान दाओ ने बो जिन यान की ओर से हस्ताक्षर किए। जैसे ही डिलीवरी मैन चला गया, उसने पैकेज को देखने के लिए उठा लिया। साइमन। अब जाकर जियान दाओ को बेक कैन गोन का अंग्रेजी नाम पता चला। उसे लगा कि यह नाम उसके लिए बहुत उपयुक्त है। देर दोपहर में जियान दाओ रात का खाना बना रही थी जब बो जिन यान ने अचानक दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, उनकी आंखें मिल गईं। बेक कैन गोन ने हमेशा की तरह अभी भी सीधा सूट पहना हुआ था। जियान दाओ ने उसे पैकेज दिया। उसने सोचा कि वह तुरंत नीचे चला जाएगा। अप्रत्याशित रूप से उसने केवल उसकी ओर देखा और उसके बुलाए बिना ही घर के अंदर चला गया। उनकी गतिविधियां किसी निर्माण स्थल का निरीक्षण करने वाले नेता की तरह स्वाभाविक थी। चारों ओर देखने के बाद बेक कैन नगोन जियान दाओ के छोटे सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी टाई ढीली की, अपने आप को तान लिया, पैकेज खोला और दस्तावेजों को ध्यान से देखा। जियान दाओ एक पल के लिए चुपचाप उसके पास खड़ा रहा। अंत में उसने बेक कैन गोन को अकेला छोड़ दिया और खाना बनाना जारी रखा। छोटी कहानी न 3 लंबे समय बाद मिस्टर बेक, जिन्होंने एक बार दावा किया था कि उन्होंने जियान दाओ की टेढ़ी आवाज नहीं सुनी, अंततः समझ गए कि प्रतिभाशाली लोग भी कभी-कभी गलत निर्णय लेते हैं।
निश्चित रूप से हर कोई जानता है कि ऐसा करते समय महिलाएं अक्सर अनजाने में अजीब आवाजें निकालती हैं। खासकर मिस्टर बेक, एक 26 वर्षीय व्यक्ति जो अभी भी कुंवारा था। खत्म होने के बाद जियान दाओ किसी की बाहों में मुंह के बल लेटा हुआ था। उसकी छाती पर घेरे बना रही उंगलियों को अचानक पकड़ लिया गया। दरअसल किसी ने शांति से कहा, मुझे इस स्वर में बात करने में कोई आपत्ति नहीं है। जियान दाओ को समझ में नहीं आया कौन सा स्वर। मिस्टर बेक की आंखों में हल्की मुस्कान झलक रही थी। जियान दाओ बेवकूफ नहीं थी, उसने तुरंत समस्या को समझ लिया। यद्यपि उसके गाल जल रहे थे, फिर भी वह पलटवार करना नहीं भूली। क्या तुमने पहले नहीं कहा था? क्या तुमने नहीं सुना मेरी टेढ़ी आवाज? अब क्यों? उसका चेहरा और भी लाल हो गया। किसी ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। मुझे अभी एहसास हुआ कि तुम्हारी तड़पती आवाज मेरा खून खौला सकती है। जियान दाओ, तुम बहुत विकृत हो।